हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसफर प्राइसिंग, राइट। तो अभी ट्रांसफर प्राइसिंग का रिवीजन है, राइट। अब इसमें हमें क्या देखना है, एक्चुअली क्या है ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर, ट्रांसफर प्राइसिंग क्यों लाया गया। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ट्रांसफर प्राइसिंग लेकर क्यों आया गया। देखो हो क्या रहा था, जब मल्टीनेशनल ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे थे तो मिसयूज बहुत किया जा रहा था मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा, ठीक है ना। मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करती थी, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं ताकि एक ओवरव्यू आपको पूरा रहे कि ट्रांसफर प्राइसिंग का एक्चुअली मेन पर्पस क्या था और इंडियन डिपार्टमेंट क्या चाहता था ताकि वो ट्रांसफर प्राइसिंग लेके आया। ट्रांसफर प्राइसिंग सबसे पहले यूके में इंपोज हुआ, सबसे पहले पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे पहले यूके के अंदर ट्रांसफर प्राइसिंग लाया गया और हमने कुछ नहीं किया, हमने उनको रेप्लिकेट किया है, राइट। चलो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी। इंडिया की अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, लेट्स अज्यूम ए लिमिटेड, ए लिमिटेड अगर मान लो दुबई के किसी कस्टमर को अगर माल बेचती है, राइट, 10,000 का माल 1 लाख रुपए के अंदर बिकता है, ठीक है। तो यहां पर ए लिमिटेड को जो प्रॉफिट हो रहा है, आप क्या बोलोगे, प्रॉफिट कितना हो रहा है 90 के, क्योंकि द सेल्स प्राइस इज 1 लाख 100 के, है ना। तो आप बोलोगे 90 के का प्रॉफिट है। अब ए लिमिटेड जो इंडिया के अंदर है वो बोलती है कि अगर मेरे इस प्रॉफिट पे टैक्स तो मुझे देना ही पड़ेगा। अब इस पे इनको जो भी एज पर टैक्स रेट्स है वो इन पे टैक्स पे करना पड़ेगा। यहां पर ए लिमिटेड क्या प्लानिंग करती है कि ए लिमिटेड दुबई के अंदर अपना एक एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशन, रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करती है और उस दुबई में रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस को सेटअप करती है जिसे हम बोलेंगे एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, जो मैं बताऊंगा क्या होता है। अब दुबई में क्या करती है, दुबई जो ए लिमिटेड है वो जो ट्रांजेक्शन्स करती है वो अब ट्रांजेक्शन करती है दुबई की अपनी एसोसिएटेड के रूट आउट। इस 10,000 के माल को, 10,000 की कॉस्ट, मतलब 10,000 की कॉस्ट के माल को वो दुबई को बेचती है 20K के अंदर, और दुबई की कंपनी और दुबई की जो उनकी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है वो दुबई में कस्टमर को बेचती है 1 लाख के अंदर 100K, राइट। अब यहां पर हुआ क्या, अब ए लिमिटेड को जो इंडिया में प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ है, इनकी कॉस्ट है 10, उन्होंने बेचा 20 में, तो 10,000 का प्रॉफिट है, करेक्ट, और 20,000 सेलिंग प्राइस। तो अब इंडिया में जो टैक्स पे करना पड़ेगा वो कितने पे पे करना पड़ेगा, 10,000 पे, राइट। और यहां दुबई का जो प्रॉफिट है, दुबई की जो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है उसका जो प्रॉफिट है दैट इज 80K, राइट। और दुबई में टैक्स नहीं लगता है, तो इस तरीके से उन्होंने क्या कर लिया, 80,000 पे टैक्स बचा लिया, ठीक है। जब ये ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज कई सारी प्लानिंग कर रही थी तो उस प्लानिंग को रोकने के लिए इंडियन डिपार्टमेंट ने ट्रांसफर प्राइसिंग के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने बोला कि अगर आप अपनी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस को माल बेच रहे हो तो उस केस में माल बेच रहे हो या उनसे माल खरीद रहे हो और आपका इंटेंशन क्या है, प्रॉफिट कम करना है ताकि कम टैक्स देना पड़े, तो हम आप पे ट्रांसफर प्राइसिंग लगा देंगे। तो सेक्शन 92 जो चार्जिंग सेक्शन है ट्रांसफर प्राइसिंग का, वो क्या बोलता है, वो यही बोलता है कि अगर कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होता है बिटवीन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस को डिफाइन किया है सेक्शन 92B में, और बिटवीन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस मतलब रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस, अभी हम देखेंगे कि किनको हम एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस बोलेंगे। अगर कोई भी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के बीच में इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हुआ है तो आपको ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल हो जाएगा, और ट्रांसफर प्राइसिंग जब एप्लीकेबल हो जाएगा तो आपको आर्म्स लेंथ प्राइस कैलकुलेट करनी पड़ेगी जिसे सेक्शन 92C में बताया गया, ठीक है। मतलब सेक्शन 92 क्या बोलता है कि अगर आपका एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के बीच में अगर कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होता है जिसे 92B में बताया गया है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, राइट, तो उस केस में आपको एएलपी कंप्यूट करनी पड़ेगी जिसे 92C में बताया गया। तो अभी हम देखते हैं क्या है एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। एक चीज यहां पर हमेशा ध्यान रखना कि अगर ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब आर्म्स लेंथ प्राइस आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, अगर आपने जिस प्राइस पर माल बेचा है या आपने जिस प्राइस पे माल खरीदा है अपनी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से, उससे इंडियन प्रॉफिट्स में इंपैक्ट नहीं आ रहा है, मतलब इंडियन प्रॉफिट रिड्यूस नहीं हो रहे हैं। अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो डिपार्टमेंट बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है, अगर मान लो आप अपनी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस को माल बेच रहे हो और सेल्स प्राइस होनी चाहिए 1.5 लाख रुपए और आपने दिखाई है 3 लाख रुपए, तो इंडियन डिपार्टमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि प्रॉफिट्स रिड्यूस नहीं हो रहे हैं, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं, तो यहां पर आर्म्स लेंथ प्राइस कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो सेक्शन 92 में देखो, एएलपी विल नॉट बी कंसीडर्ड इफ ड्यू टू एएलपी देयर विल बी रिडक्शन इन इनकम या इंक्रीजेस द लॉसेस। ये बोलता है अगर आप एएलपी कंप्यूट करने से, एएलपी का इफेक्ट देने से अगर इनकम रिड्यूस होती है या लॉसेस इंक्रीज होते हैं तो आपको एएलपी कंसीडर्ड नहीं की जाएगी, तो उस केस में ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। आई होप दिस इज क्लियर। तो सेक्शन 92 बोलता है कि अगर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस जैसे 92A में बताया हुआ है, अगर
एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के बीच में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता है जिसे 92B में बताया हुआ है, तो उस केस में आपको एएलपी कंप्यूट करना पड़ेगा 92C के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो सबसे पहले हम देखते हैं एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस मतलब क्या। एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस मतलब मैंने देशी शब्दों में आपको बताया था कि रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस, राइट, बट टेक्निकल शब्दों में हम समझते हैं कि कब किसी को एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस बोला जाएगा। हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि हम जिसके साथ डील कर रहे हैं वो हमारी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है या नहीं, राइट। चलो, तो यहां पर इन्होंने बोला है कि अगर दो या दो से ज्यादा जो भी एंटरप्राइजेस है वो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस होगी इफ एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ये चीज हमेशा ध्यान रखना है, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अगर उनकी फॉलोइंग रिलेशनशिप है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर तो हम उसे एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस बोलेंगे। पहला वोटिंग पावर, दूसरा अपॉइंटमेंट पावर, तीसरा लोन और गारंटी, चौथा बिजनेस डिपेंडेंसी, पांचवा कंट्रोल और छठा अदर्स। तो हम एक एक पॉइंट को देखते हैं। सबसे पहले वोटिंग पावर। वोटिंग पावर में इन्होंने बोला है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में 26% और मोर वोटिंग पावर रखती है, मतलब इक्विटी में कंट्रोल रखती है, क्योंकि वोटिंग पावर आपको इक्विटी से मिलता है, एक ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में 20% और मोर वोटिंग पावर रखती है तो दोनों ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगी, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। या कोई एक पर्सन किसी एक ऑर्गेनाइजेशन पे और किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन पे, लेट्स अज्यूम मिस्टर ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दोनों में वोटिंग पावर रखता है 26% और मोर, तो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड भी आपस में क्या हो जाएगी, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, राइट। तो यहां पर 26% और मोर वोटिंग पावर है। डायरेक्ट कंट्रोल और इनडायरेक्ट कंट्रोल, मान लो ए ने बी के अंदर 26% और मोर वोटिंग पावर है, बी का सी के अंदर 26% और मोर वोटिंग पावर है, और ए और सी के बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है तो वो भी क्या हो जाएगा, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। तो पहला पॉइंट हमने क्या देखा है, वोटिंग पावर 26% और मोर। दूसरा अपॉइंटमेंट पावर, अगर कोई एक एंटरप्राइजेस दूसरी एंटरप्राइजेस के 50% से ज्यादा बीओडी को अपॉइंट करने का राइट रखती है या वन और मोर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का राइट रखती है तो दोनों एंटरप्राइजेस क्या हो जाएगी, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। या कोई एक पर्सन किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 50% और मोर बीओडी को अपॉइंट करने का राइट रखता है या वन और मोर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को अपॉइंट करने का रखता है, और वो पर्सन किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में भी सेम राइट रखता है तो दोनों ऑर्गेनाइजेशंस भी क्या हो जाएगी, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। आई होप दिस इज क्लियर। तीसरा लोन्स एंड एडवांसेस। अगर मान लो लोन्स एंड एडवांसेस और गारंटी, ठीक है, अगर एक एंटरप्राइजेस किसी दूसरी एंटरप्राइजेस को उसकी टोटल बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स के 51% से ज्यादा अगर लोन देती है, कोई एक एंटरप्राइजेस किसी दूसरी एंटरप्राइजेस को उसकी टोटल एसेट्स के 51% या उससे ज्यादा अगर लोन देती है तो उस केस में उसे बोला जाएगा एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। और इसी तरीके से या कोई एक एंटरप्राइजेस किसी दूसरी एंटरप्राइजेस की टोटल बोरोइंग का 10% से ज्यादा, 10% और मोर, वहां था 51% और मोर, यहां पर है 10% और मोर गारंटी देती है तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। फिर आता है आपका बिजनेस डिपेंडेंसी। अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एटसेट्रा पर होली डिपेंड ऑन दी ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट ऑफ दी अदर एंटरप्राइजेस तो दोनों एंटरप्राइजेस क्या हो जाएगी, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। जैसे मारुति सुजुकी के पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क पर डिपेंड है फुल्ली तो मारुति और सुजुकी क्या हो जाएंगे, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। दूसरा, अगर कोई एंटरप्राइजेस अपना जो रॉ मटेरियल प्रोक्योर कर रही है उसका 90% या ज्यादा किसी दूसरी एंटरप्राइजेस से प्रोक्योर करती है, जो भी रॉ मटेरियल वो प्रोक्योर करती है उसका 90% और मोर किसी दूसरी एंटरप्राइजेस से अगर प्रोक्योर करती है एंड प्राइस एंड टर्म्स एंड कंडीशन डिटरमाइंड बाय दी और इन्फ्लुएंस्ड बाय दी अदर एंटरप्राइजेस तो दोनों क्या हो जाएगी, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। जैसे मारुति का जो भी प्रोक्योरमेंट है उसका 90% जो रॉ मटेरियल आता है वो सुजुकी के द्वारा सप्लाई किया जाता है एंड सुजुकी के द्वारा प्राइस इन्फ्लुएंस की जाती है तो उस केस में मारुति एंड सुजुकी बोथ आर दी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। अगर मान लो एक एंटरप्राइजेस किसी दूसरी एंटरप्राइजेस को कोई गुड्स सेल कर रही है और प्राइस इन्फ्लुएंस की जा रही है, प्राइस डिसाइड की जा रही है बाय दी अदर एंटरप्राइजेस तो दोनों एंटरप्राइजेस क्या हो जाएगी, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। चलो, फिर आता है कंट्रोल। जो अभी मैंने आपको दुबई रूट का एग्जांपल बताया ना, तो उस दुबई रूट को रोकने के लिए ये कंट्रोल वाला पॉइंट भी इंट्रोड्यूस हुआ। अगर कोई एक इंडिविजुअल किसी एंटरप्राइजेस पे कंट्रोल रखता है, वो ही इंडिविजुअल या उसके रिलेटिव्स या मिलकर किसी दूसरी एंटरप्राइजेस पे कंट्रोल करते हैं तो बोथ एंटरप्राइजेस विल बी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। सेम फॉर द एचयूएफ।
अगर कोई HUF किसी एक एंटरप्राइजेस पे कंट्रोल करता है या उसके मेंबर्स किसी दूसरी एंटरप्राइजेस पे कंट्रोल करते हैं, राइट, या जॉइंटली, ठीक है ना, HUF किसी एक एंटरप्राइजेस पे कंट्रोल करता है और वो HUF किसी दूसरी एंटरप्राइजेस पे या उसके मेंबर या जॉइंटली अगर किसी दूसरी एंटरप्राइजेस पे कंट्रोल करते हैं तो बोथ एंटरप्राइजेस विल बी द एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। हाँ जी, एक बार इसे वापस बता देता हूं। जैसे मिस्टर ए, मैंने कंट्रोल वाले पॉइंट में इंडिविजुअल और HUF का बताया था, तो मिस्टर ए जैसे ही इज इंडिविजुअल, है ना, मिस्टर ए किसी एंटरप्राइजेस पे कंट्रोल करता है, दैट इज एक्स पे वो कंट्रोल करता है। अब मिस्टर ए या उसके रिलेटिव या जॉइंटली वो वाई पे भी कंट्रोल करते हैं, और अगर एक्स और वाई के बीच में अगर कोई ट्रांजेक्शन होता है तो इन्हें भी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस बोला जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। सिक्स्थ, अदर्स। अगर एक एंटरप्राइजेस किसी भी फॉर्म के अंदर एओपी बीओआई के अंदर 10% और मोर अगर होल्डिंग रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, मतलब PSR, है ना, इंटरेस्ट रखते हैं, तो उस केस में इसे भी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस बोला जाएगा। और एनी रिलेशनशिप एज प्रिस्क्राइब्ड। तो हमने क्या देखा है, 6 पॉइंट हमने यहां पर देख लिए हैं। अभी तक हमने क्या देखा है कि अगर कोई भी सेक्शन 92 क्या बोलता है कि अगर 92A में जिन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस को बताया हुआ है, अगर वो कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उस केस में 92C के अकॉर्डिंग आपको ALP कंप्यूट किया जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस मतलब क्या। तो हमने देख लिया सबसे पहले वोटिंग पावर, 26% और मोर वोटिंग पावर। दूसरा हमने क्या देख लिया, अपॉइंटमेंट पावर। अपॉइंटमेंट पावर में क्या हो गया, 50% से ज्यादा बीओडी को अपॉइंट करने का राइट है, या वन और मोर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को अपॉइंट करने का राइट है। तीसरा हमने क्या देख लिया था, बिजनेस डिपेंडेंसी। बिजनेस डिपेंडेंसी मतलब क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क पर फुल्ली एटसेट्रा पर फुल्ली डिपेंड है, देन बोथ आर दी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। या एक एंटरप्राइजेस जो रॉ मटेरियल प्रोक्योर कर रही है 90% से ज्यादा किसी दूसरी एंटरप्राइजेस से परचेस कर रही है, तो उस केस में 90% से ज्यादा, ठीक है, 90% से ज्यादा अगर किसी दूसरी एंटरप्राइजेस से प्रोक्योर कर रही है तो उस केस में एंटरप्राइज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द अदर एंटरप्राइजेस, ठीक है ना, तो उस केस में इसे एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस बोला जाएगा। अगर मान लो ए, और तीसरा, अगर मान लो एक एंटरप्राइजेस किसी दूसरी को सेल कर रही है, तो जनरली सेलर जो होता है वो प्राइस डिसाइड करता है, बट यहां पर हो क्या रहा है कि एक एंटरप्राइजेस किसी दूसरी को सेल कर रही है, सेलर, राइट, बट यहां पर मान लो ए इज सेलर एंड बी इज द बायर, तो ए बी को सेल कर रहा है एंड प्राइस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द बी, तो इस केस में दोनों को एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस बोला जाएगा। फिर हमने देखा था लोन और गारंटी। अगर कोई एक एंटरप्राइजेस दूसरी एंटरप्राइजेस को उसकी टोटल एसेट्स की बुक वैल्यू के 51% से ज्यादा अगर लोन देती है तो उस केस में इसे भी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस बोला जाएगा। और गारंटी, अगर कोई एक एंटरप्राइजेस दूसरी एंटरप्राइजेस की जो टोटल बोरोइंग है उसके 10% या उससे ज्यादा गारंटी देती है, तो यस, टोटल बोरोइंग का 10% या उससे ज्यादा गारंटी देती है तो उसे भी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस बोला जाएगा। तो ये भी हो गया है, ये भी हो गया है। अब आता है कंट्रोल। कंट्रोल में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई एक इंडिविजुअल किसी एंटरप्राइजेस पे कंट्रोल करता है, वही इंडिविजुअल या उसके कोई रिलेटिव्स या जॉइंटली मिलकर किसी दूसरी एंटरप्राइजेस पे कंट्रोल करते हैं, तो अगर उन दोनों एंटरप्राइजेस के बीच में अगर कोई ट्रांजेक्शन होगा तो उन्हें भी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस बोला जाएगा। और फिर हमने देखा था अदर्स, और सेम फॉर द HUF। हमने यहाँ पे कंट्रोल में HUF और इंडिविजुअल दोनों का देख लिया था। फिर आता है अदर्स। अदर्स में क्या है कि अगर मान लो आप किसी भी फॉर्म में या AOP BOI के अंदर 10% मोर इंटरेस्ट रखते हो तो आप एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस हो जाएंगे। ठीक है, चलो, यस। अब हम देखते हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। ठीक है ना, सेक्शन 92 क्या बोलता है कि अगर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के बीच में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होता है तो आपको ALP कंप्यूट करना पड़ेगा। अब आता है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस मतलब क्या। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ये बोलता है कि अगर एसोसिएटेड, दो या दो से ज्यादा एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के बीच में अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, चाहे वो सेल हो, परचेज हो, लीज हो, सर्विस हो, लेंडिंग हो, बोरोइंग हो, अलोकेशन ऑफ कॉस्ट हो, कुछ भी, ठीक है ना, वो क्या कहलाएगा, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कहलाएगा। अलोकेशन ऑफ कॉस्ट मतलब क्या होता है कि मान लो कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, मान लो जैसे किसी एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे पिटनी बाउस इनकॉर्पोरेशन जिसमें मैं काम करता था, MNC फॉर्च्यून 500, अगर हमारी कंपनी ने कोई ऐसा काम किया है, ठीक है ना, और सभी ऑर्गेनाइजेशन को उसका बेनिफिट मिलेगा, इंडिया को, जापान को, जो भी इंडिया और जापान के अंदर उनके सब्सिडीज हैं सबको बेनिफिट मिलना है, तो उन्होंने जो खर्चा किया है वो अलोकेट किया जाएगा बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है ना, इंडिया, जापान, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, सभी में अलोकेट किया जाएगा ऑन स्पेसिफिक प्रोपोर्शन बेसिस पे। तो ये अलोकेशन बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी टीपी के अंदर चेक किया जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि ज्यादा खर्चा
ज्यादा खर्चा इंडिया में एलोकेट कर दिया जाए ताकि इंडिया का प्रॉफिट कम हो जाए, और इंडिया का प्रॉफिट कम हो जाए तो इंडिया पे कम टैक्स लगे। तो इस तरीके से कहीं जुगाड़ तो नहीं हो रहा है, कोई गलत चीज तो नहीं हो रही है। तो इसीलिए एलोकेशन मतलब एनी टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस, परचेज हो, लीज हो, सेल्स हो, सर्विस हो, लेंडिंग हो, बोरोइंग हो, या एलोकेशन कॉस्ट व्हाटएवर, इन सभी को इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन बोला जाएगा अगर ये एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के बीच में हो रहा है। बट एक चीज ध्यान रखना, एटलीस्ट वन पार्टी शुड बी एनआर, एटलीस्ट वन पार्टी शुड बी एनआर। मतलब अगर रेजिडेंट और एनआर के बीच में हो रहा है, यस इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन माना जाएगा। एनआर और एनआर के बीच में हो रहा है तो क्या इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन माना जाएगा? यस, एटलीस्ट वन पार्टी शुड बी एनआर। अगर दोनों पार्टी भी एनआर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर एनआर और एनआर में रिलेशन हो रहा है तो हमको क्या लेना, इंडियन गवर्नमेंट को क्या टेंशन? सर एनआर और एनआर में अगर कोई डील हो रही है बट इंडिया टैक्स पे इंपैक्ट आ रहा है तो इंडियन गवर्नमेंट को लेना देना है, अदरवाइज लेना देना नहीं है। अगर इंडिया टैक्स पे हिट आ रहा है तो यस ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल हो जाएगा। सर अगर आर और आर, रेजिडेंट एंड रेजिडेंट के बीच में हो रहा है तो नो नो नो, एटलीस्ट वन पार्टी शुड बी एनआर। ठीक है, तो यहां पर उन्होंने क्या बोला है 92B में, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अगर दो या दो से ज्यादा और एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन होता है एंड एटलीस्ट वन पार्टी शुड बी एनआर, तो यस उसे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन माना जाएगा एंड इट इंक्लूड्स डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस। ठीक है ना, इट इंक्लूड्स डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है कि मान लो ए एंड बी बोथ आर दी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, ए इज ऑल्सो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, मान लो ए का बी में 26% और मोर होल्डिंग है, ठीक है ना, या बी का ए में 26% और मोर होल्डिंग है, तो ए एंड बी बोथ आर दी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। अब यहां पर हो क्या रहा है, ए अगर सी से ट्रांजेक्शन कर रहा है या XYZ लिमिटेड जो कि एक अनरिलेटेड पार्टी है, ए अनरिलेटेड पार्टी के साथ डील कर रहा है, बट ए और XYZ लिमिटेड की जो डील हो रही है दैट इज मॉनिटर्ड और कंट्रोल्ड बाय बी लिमिटेड, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस बी लिमिटेड डिसाइड कर रहा है। मतलब आपका जो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है वो डिसाइड कर रहा है, मतलब ए एंड बी बोथ आर दी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, ए और XYZ लिमिटेड, XYZ लिमिटेड इज अनरिलेटेड पार्टी। सो अगर ए और XYZ लिमिटेड का कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है तो बी लिमिटेड का क्या लेना देना, कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए, नहीं, बट बी लिमिटेड यहां पर प्राइस फिक्स कर रहा है, राइट, प्राइस को डिसाइड कर रहा है, टर्म्स एंड कंडीशन सेट कर रहा है। देखो बी लिमिटेड हैज प्रायर एग्रीमेंट विद XYZ लिमिटेड ऑन द ट्रांजैक्शन विद ए लिमिटेड। जो XYZ लिमिटेड और ए लिमिटेड का ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको बी लिमिटेड मॉनिटर कर रहा है, बी लिमिटेड का प्रायर एग्रीमेंट है, टर्म्स एंड कंडीशन बी लिमिटेड फाइनल कर रहा है, तो उस केस में से डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस माना जाएगा। इवन आपने अनरिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन किया है तो भी उसे डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस माना जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। चलो, तो अभी हमने क्या देखा है, हमारा सेक्शन 92 क्या बोलता है। सेक्शन 92 ये बोलता है कि अगर मान लो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस जिसे 92A में बताया गया है कि बीच में अगर कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता है जिसे 92B में बताया हुआ है तो आपको ALP कंप्यूट करना पड़ेगा जिसे 92C में बताया। तो अब हम देखेंगे मेथड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ ALP, किस तरीके से ALP कंप्यूट करना है। आई होप दिस इज क्लियर। यस, तो अब हम देखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ ALP, किस तरीके से ALP का कंप्यूटेशन किया जाएगा। ठीक है, अब यहां पर जब हम ALP कंप्यूट करेंगे तो यहां पर स्पेसिफिक मेथड्स दिए हैं, 5 मेथड है, उन 5 मेथड में से जो भी मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड होगा उसके अकॉर्डिंग आपको ALP कंप्यूट करना है। ठीक है, 5 मेथड, पहला मेथड है कप मेथड, कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड, दूसरा रीसेल प्राइस मेथड, तीसरा कॉस्ट प्लस मेथड, चौथा प्रॉफिट स्प्लिट और पांचवा ट्रांजेक्शनल नेट मार्जिन मेथड। इन 5 मेथड में से जो भी मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड होगा उसके अकॉर्डिंग आपको ALP कंप्यूट करना है। अब आपको ये कैसे पता पड़ेगा कि सर कौन सा मेथड मोस्ट एप्रोप्रिएट है और किस तरीके से जाना है, तो हम एक एक मेथड को समझते हैं। सबसे पहले हम आते हैं कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड। सबसे पहले तो यहां पर क्या सिचुएशन हो सकती है, कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस। यहां पर आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि यहां पर आप एसोसिएटेड को सेल भी कर सकते हो और एसोसिएटेड से परचेज भी कर सकते हो। लेट्स अज्यूम हम एसोसिएटेड को सेल कर रहे हैं, मान लो मैंने कोई प्रोडक्ट सेल किया एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस को, अगर वही प्रोडक्ट मैं अनरिलेटेड पार्टी को भी सेल करता हूं तो मुझे पता पड़ जाएगा कि यस कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड इज सुटेबल, राइट। क्यों? क्योंकि मेरे पास, मैंने अनरिलेटेड पार्टी को जब प्रोडक्ट सेल किया है तो मेरे पास वो अनबायस्ड प्राइस है। तो यहां पर इन्होंने बोला है कि अगर आप अपनी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस को माल बेच रहे हो और सेम माल अगर आप किसी अनरिलेटेड पार्टी को बेचते हो तो अनरिलेटेड पार्टी को जिस प्राइस पर आपने वो माल बेचा है वो प्राइस आपकी यहां पर कंसीडर्ड कर ली जाएगी, और अगर कोई फंक्शनल डिफरेंसेस है तो उसका एडजस्टमेंट ले लिया जाएगा। एक चीज मैं यहां पर बोलना चाहूंगा, इन सभी मेथड में कॉमन ये जो फंक्शनल एडजस्टमेंट है ना वो किस तरीके से होंगे उसके लिए कॉमन चीज बोलूंगा, इसे आप लिख लेना, ठीक है ना, इसे आप लिख लेना, क्योंकि ट्रांसफर प्राइसिंग का कोई भी क्वेश्चन आ जाओ अगर आपने ये चीज अच्छे से समझ लिया ना
आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो फंक्शनल डिफरेंसेस, मैंने क्या बोला है कि अगर आप एसोसिएटेड कप मेथड में मैंने क्या बोला था कि अगर आप एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस को माल बेच रहे हो और सेम माल अगर अगर आप अनरिलेटेड पार्टी को बेचते तो क्या प्राइस होती, और फंक्शनल डिफरेंसेस का एडजस्टमेंट कर लो। फंक्शनल डिफरेंसेस मतलब हो सकता है आपकी और एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस और अनरिलेटेड पार्टी की टर्म्स एंड कंडीशन अलग अलग हो। तो इन्होंने क्या बोला है कि जिस टर्म्स एंड कंडीशन पे आपने एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस को माल बेचा है, अगर वही टर्म्स एंड कंडीशन रेप्लिकेट कर दी जाए अनरिलेटेड पार्टी वाले ट्रांजेक्शंस पे, तो प्राइस में क्या इफेक्ट आएगा, उन इफेक्ट को कंसीडर करने के बाद जो प्राइस आएगी दैट विल बी योर एएलपी, दैट विल बी योर एएलपी। दैट्स इट, सिंपल, ठीक है ना। तो कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड में आपको क्या करना है, जो आपने अनरिलेटेड पार्टी को दैट इज अनबायस्ड प्राइस, जिस प्राइस पर माल बेचा है वो प्राइस कंसीडर कर लो और जो भी फंक्शनल डिफरेंसेस हैं उसका एडजस्टमेंट कर लो, तो इस तरीके से आपका एएलपी कंप्यूट हो जाएगा, करेक्ट। दूसरा रीसेल प्राइस मेथड। रीसेल प्राइस मेथड में क्या होता है, देखो जैसे मैंने आपको कप में बताया था कि यहां पर आप परचेज भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से, बट रीसेल के अंदर क्या होता है, आप सिर्फ और सिर्फ परचेज करते हो। आपने क्या किया है, एसोसिएटेड से परचेज किया है और मार्केट में रीसेल किया है। तो रीसेल प्राइस मेथड क्या बोलता है, यहां पर जिस प्राइस पर आप रीसेल कर रहे हो दैट इज अनबायस्ड, क्योंकि वो आप अनरिलेटेड पार्टी को बेच रहे हो। तो अनरिलेटेड पार्टी को बेच रहे हो तो आप मैनिपुलेशन तो कर नहीं सकते। मैनिपुलेशन जो हो सकता है वो सिर्फ रिलेटेड के साथ हो सकता है, मतलब जब आपने परचेस किया तो वहां पर मैनिपुलेशन हो सकता है, मतलब आपने कॉस्ट को ज्यादा दिखाया होगा, राइट। तो यहां इन्होंने बोला है कि जो भी आपकी सेल्स प्राइस है तो हमको एक राइट कॉस्ट डिराइव करनी है। आपने जो कॉस्ट बताई है दैट इज नॉट करेक्ट, तो हमें राइट कॉस्ट डिराइव करनी है। तो उन्होंने क्या बोला कि जो सेल प्राइस है उसमें से आपका नॉर्मल जीपी मार्जिन, अगर आप किसी अनरिलेटेड पार्टी के साथ डील करते हो तो आपका जो जीपी होता है, स्टैंडर्ड जीपी जो आपका होता है, वो जीपी मार्जिन आपकी उस रीसेल प्राइस में से लेस कर दिया जाएगा। उसके बाद जो आएगी दैट इज द कॉस्ट, और अगर कोई फंक्शनल एडजस्टमेंट्स है तो वो कर लो और उसके बाद आपका एएलपी आ जाएगा, ठीक है। तीसरा आता है कॉस्ट प्लस मेथड। जैसे रीसेल प्राइस में मैंने क्या बोला था कि आप परचेज करते हो और मार्केट में सेल करते हो। कॉस्ट प्लस मेथड में क्या है, आप परचेज नहीं करते हो, आप खुद से डेवलप कर रहे हो या खुद आप कहीं आउटसाइडर से खरीद रहे हो और सेल कर रहे हो टू एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। तो यहां पर ओनली सेल का सिनेरियो होगा, ठीक है ना। अगर आपने एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस को सेल किया है तो सेल प्राइस मैनिपुलेटेड है, राइट, बट कॉस्ट इज नॉट मैनिपुलेटेड। तो यहां पर इन्होंने क्या बोला है कि जो भी आपकी कॉस्ट है वो ले लो, और जो आपका नॉर्मल जीपी मार्जिन होता है, अगर आप किसी अनरिलेटेड पार्टी के साथ डील करते हो तो आपका जो नॉर्मल जीपी मार्जिन होता है वो जीपी मार्जिन ले लो और जीपी मार्जिन को कॉस्ट में ऐड कर दो, दैट्स इट। ये आपका सेल्स प्राइस आ जाएगा, और अगर कोई फंक्शनल डिफरेंसेस है तो उसका एडजस्टमेंट कर लो तो आपकी एएलपी कंप्यूट हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपकी जो सेल्स प्राइस आएगी और आपने जो एसोसिएटेड को सेल्स प्राइस बेची है तो उन दोनों को कंपेयर कर लो, इस तरीके से आप एएलपी कंप्यूट कर लेंगे। फिर आता है प्रॉफिट स्प्लिट मेथड। प्रॉफिट स्प्लिट मेथड में क्या होता है कि एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के साथ मिलकर आपने कोई प्रोजेक्ट लिया है ना, कोई आउटसाइडर प्रोजेक्ट आपने एसोसिएटेड के साथ लिया। अब होता क्या है, जब आपने एसोसिएटेड के साथ अगर कोई प्रोजेक्ट लिया और जो आपका रेवेन्यू बुक होना चाहिए आपने वो रेवेन्यू बुक नहीं किया क्योंकि आपको उतना हिस्सा नहीं दिया गया बिकॉज ऑफ टैक्स अवॉइडेंस, ठीक है। मान लो आपने यूएस ने और ऑस्ट्रेलिया तीनों कंपनी ने मिलकर, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएस तीनों ने मिलकर एक प्रोजेक्ट लिया, $1 लाख का प्रोजेक्ट लिया। अब यूएस जो मेन जिसने प्रोजेक्ट लिया था उसने क्या किया, इंडिया को अलोकेट किया ओनली 30,000 रुपीज, ओनली 30,000 रुपीज, बाकी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और खुद में अलोकेट कर लिया। तो यहां पर इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना रेवेन्यू दिखा रही है 30,000 रुपए। तो वेदर दिस 30,000 इज करेक्ट और नॉट, तो इन्होंने यहां पर क्या बोला है, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड में उन्होंने बोला है कि भैया तुम्हारा जो भी प्रोजेक्ट का प्रॉफिट निकला है, ओवरऑल जो तुमने $1 लाख के अंदर जो प्रोजेक्ट लिया तुम्हारा प्रॉफिट कितना निकला, सबसे पहले उस प्रॉफिट को डिटरमाइन करो, मतलब $1 लाख माइनस आपकी जो भी कॉस्ट है वो हटा दो। लेट्स अज्यूम 60,000 इज कॉस्ट, तो 40,000 इज योर प्रॉफिट। लेट्स अज्यूम 1 लाख इज द रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, और 60,000 आपका कॉस्ट है, ठीक है। तो दिस इज 40,000 इज प्रॉफिट। अब उन्होंने बोला है कि 40,000 को आप क्या करो, आपके पीएसआर रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो आपका फंक्शन, असेट्स और रिस्क के बेसिस पे डिटरमाइंड किया जाता है, ठीक है ना। फंक्शन, असेट्स और रिस्क के बेसिस पे जो आपका पीएसआर रेशियो डिटरमाइंड किया जाता है, एफएआर, फंक्शन, असेट्स और रिस्क के बेसिस पे जो आपका पीएसआर डिटरमाइंड किया जाता है। लेट्स अज्यूम इंडिया का जो पीएसआर रेशियो है दैट इज 5:3:2, दिस इज फॉर यूएस, दिस इज फॉर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। तो यहां पर 40,000 का 20,000 आपका इंडिया ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट है।
अब यहां पर जब 20,000 का इंडिया ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट है तो इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट को देखा जाएगा कि इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट कितनी है, दैट इज 15,000। तो टोटल जो रेवेन्यू बुकिंग होनी चाहिए दैट शुड बी 35,000, बट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ने बुकिंग की है 30,000, तो 5,000 से उसका रेवेन्यू इंक्रीज कर दिया जाएगा। मतलब दिस इज द एएलपी। आप दिखा रहे हो 30,000 एंड योर एएलपी शुड बी एंड योर एएलपी इज 35,000, तो यू हैव टू शो 35,000 एज योर रेवेन्यू। सो 5,000 से आपकी इनकम बढ़ा दी जाएगी। सो दिस इज द प्रॉफिट स्प्लिट मेथड। ट्रांजिशनल नेट मार्जिन मेथड क्या होता है, इसे हम बोल सकते हैं जॉइंट प्रोजेक्ट प्रॉफिट स्प्लिट वाले को। और ट्रांजिशनल नेट मार्जिन ये होता है बेस्ड ऑन द मार्केट स्टैंडर्ड्स। अगर मान लो मैं यूएस में माल सप्लाई कर रहा हूं या सॉफ्टवेयर सर्विसेज दे रहा हूं, तो मेरे जैसे ही और कोई दूसरे जो कंपटीटर्स हैं अगर वो भी यूएस में सॉफ्टवेयर सर्विसेज दे रहे हैं तो उनका क्या प्रॉफिट मार्जिन है, वो प्रॉफिट मार्जिन मेरे लिए कंसिडर कर लिया जाएगा। तो उस केस में होगा क्या, जो भी मेरी कॉस्ट है प्लस दैट मार्केट वाला मार्जिन विल बी एड टू माई कॉस्ट, सो मेरा सेल्स आ जाएगा, दैट विल बी माई एएलपी। अब यहां देखा जाएगा क्या मैं अपनी एएलपी से ज्यादा दिखा रहा हूं या कम दिखा रहा हूं। अगर मैं ज्यादा दिखा रहा हूं तो डिपार्टमेंट बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, एएलपी आ रही है लेट्स अज्यूम 1 लाख और आप दिखा रहे हो 1,20,000, तो डिपार्टमेंट को कोई इशू नहीं है, डिपार्टमेंट बोलता है एएलपी कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है। 92 में मैंने बताया था कि अगर डिपार्टमेंट एएलपी आपसे तभी कंप्यूट कर पाएगा जब आपका प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा हो, दैट्स इट। अगर मान लो मेरा एएलपी आ रहा है 1 लाख और मैं शो कर रहा हूं 70,000, यस, तो आपका ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल हो जाएगा और आपका एएलपी कंसीडर किया जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। सो मैंने आपको सारे के सारे मेथड से ओवरव्यू दे दिया है, ठीक है। फंक्शनल डिफरेंसेस में मैंने आपको जो चीज बताई है वो एक बार लिख लेना, मैं वापस से बोल रहा हूं कि जिस टर्म्स एंड कंडीशन पे ये सभी जगह काम आएगा, ये सभी जगह काम आएगा, इवन आपका कप में आरएस रीसेल में कॉस्ट प्लस सब जगह ये वाला काम आने वाला है, राइट। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि जिस टर्म्स एंड कंडीशन पे आप एसोसिएटेड के साथ कम कर रहे हो, अगर वही टर्म्स एंड कंडीशन रेप्लिकेट कर दी जाए विद अनरिलेटेड पार्टी तो क्या प्राइस आएगी, दैट विल बी योर एएलपी, दैट विल बी योर एएलपी। आई होप दिस इज क्लियर। चलो, तो अभी हमने देख लिया है कि 92 सेक्शन 92 चार्जिंग सेक्शन है, वो बोलता है कि अगर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के बीच में अगर कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता है तो एएलपी कंप्यूट किया जाएगा। बट मैंने आपको बताया था एएलपी कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है इफ प्रॉफिट में कोई रिडक्शन नहीं आ रहा है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, अब यहां पर आपको जब आपने कंप्यूटेशन कर लिया है, राइट, तो अब यहां पर आपके पास 5 मेथड आए हैं, ठीक है ना। अब हमेशा एक चीज ध्यान रखना, मैंने आपको बोला था कि 5 मेथड में से सारे मेथड में से आपको एएलपी कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी एक मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड आइडेंटिफाइड करना है और उस मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन करनी है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन अगर है तो आप कप से भी आइडेंटिफाइड करो, आरएसपी से भी आइडेंटिफाइड करो, ठीक है ना, सीपीएम से भी, कॉस्ट प्लस से भी, प्रॉफिट स्प्लिट, नो, आपको इन 5 मेथड में से एक मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड आइडेंटिफाइड करना है बेस्ड ऑन योर ट्रांजेक्शंस और उस पर आपको उस मेथड के अकॉर्डिंग आपको एएलपी कंप्यूट करना है। अब यहां पर क्वेश्चन आता है, सर अगर मान लो एक ही अनरिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन हो रहा है या एक ही अनरिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन हो रहा है, तब तो हम क्या करेंगे सर, हम एएलपी कंप्यूट कर लेंगे विद बेस्ट अप्रोप्रिएट मेथड, जो भी मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड है वहां से कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन सर अगर मान दो मोर देन 1 अनरिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन हो रहा हो तो क्या होगा सर, वहां पर हम क्या करेंगे सर, अलग अलग मेथड से कंप्यूट करेंगे। पहला एक चीज ध्यान रखना, कभी भी अलग अलग मेथड से कैलकुलेट नहीं होगा। आप अगर एक मेथड फॉलो करते हो सभी ट्रांजैक्शंस के लिए आपको कोई भी एक मेथड निकाल के उसी मेथड से आपको एएलपी कंप्यूट करना है। तो अब जब आपने ये क्लियरिटी आपको हो चुकी है कि ठीक है सर, हम क्या करेंगे, कोई भी एक मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड लेंगे और सभी हमारे जो अनरिलेटेड पार्टीज के साथ ट्रांजैक्शन है उस पर हम एएलपी कंप्यूट कर लेंगे। सर अगर एक एएलपी है तब तो समझ में आ जाएगा, वही एएलपी कंसीडर कर लेंगे। लेकिन सर अब मोर देन 1 एएलपी हमारे पास आ गई है क्योंकि हमने कई सारी अनरिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन किए हैं, तो उस केस में क्या होगा, जब मोर देन 1 एएलपीज के साथ अगर आपके पास आ जाती है तो वहां पर 92C2 के अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा कि क्या ट्रीटमेंट होगा। 92C1 बोलता है कि यस दिस इज द मेथड, इसमें से मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड लो और एएलपी कंप्यूट कर लो। लेकिन अगर अब आप एएलपी कंप्यूट करते हो और मोर देन 1 एएलपी अगर आपके पास आ जाती है तो क्या होगा, यस मोर देन 1 एएलपी। जब आपके पास एक से ज्यादा एएलपी आ जाती है तो उन्होंने बोला है कि सबसे पहले देखो क्या 5 एएलपी है या 5 से ज्यादा है। अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 एएलपी ही है, मतलब टोटल 5 एएलपी आ रही है, तो सर क्या करें, तो इन्होंने बोला है कि एवरेज कर लो, जो भी आपके पास 5 एएलपी आ रही है उनका एवरेज कर लो। लेट्स अज्यूम एक एएलपी आ रही है 40,
एक आ रही है 41, एक आ रही है 46, एक आ रही है 47, एक आ रही है 49। तो आपने क्या किया, इन पांचों एएलपी का एवरेज कर लो अपॉन 5। सो जो एवरेज एएलपी आएगी दैट विल बी योर एएलपी, वो ही आपका एएलपी मान लिया जाएगा। ठीक है ना। यहां पर हमेशा एक चीज ध्यान रखना, यहां पर आपको 3% टॉलरेंस लिमिट का बेनिफिट मिल जाएगा। मतलब जो भी आपका एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस है एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के साथ, ठीक है ना। अब ये जो आपका एवरेज एएलपी आएगा ना, वो आपका, मान लो आपने एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के साथ डील किया है 35 रुपए में, ठीक है, और आपका एवरेज एएलपी आता है, लेट्स अज्यूम, इनका मैंने एवरेज अभी किया नहीं है, लेट्स अज्यूम मान लो 45 आया, लेट्स अज्यूम 45 आया, ठीक है ना। अब यहां पर आपका 35 रुपए आपने एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के साथ डील किया है, जबकि आपका एवरेज एएलपी इज 45, राइट। तो यहां पर आपको देखना है कि जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस का 103% है, क्या एवरेज एएलपी से ज्यादा है। अगर एवरेज एएलपी से ज्यादा है तो उस केस में एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस ही आपका एएलपी मान लिया जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर अगर हम इसे एनालाइज करें तो मैं क्या बोलूंगा, सेक्शन 35 का 103% क्या 45 से ज्यादा है, नो। अगर ये टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो जो एएलपी आई है 45, एवरेज एएलपी जो आई है वो ही आपका एएलपी माना जाएगा। बट अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो उस केस में एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस ही आपका एएलपी माना जाएगा, राइट। ये हमने देखा है कि अप टू 5 एएलपीज हो। तो सर 5 से ज्यादा एएलपी हो तो क्या होगा। अगर 5 से ज्यादा एएलपी है तो आप एवरेज नहीं कर पाओगे, एवरेज इज नॉट ए सुटेबल, राइट। तो यहां पर इन्होंने बोला है रेंज कंसेप्ट आपको फॉलो करना पड़ेगा। एग्जाम में कभी क्वेश्चन आया नहीं है रेंज कंसेप्ट का, बट नो, हमें आइडिया होना चाहिए। ऐसा नहीं है इसे इग्नोर कर दिया जाए, नो, हमें आइडिया होना चाहिए। अब रेंज कंसेप्ट में क्या होता है, रेंज कंसेप्ट में आपको ये सिंपल स्टेप्स देखनी है। आपको क्या करना है, जो भी आपके पास एएलपीज हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, आपके पास 8 एएलपी है, मतलब 5 से ज्यादा आपके पास एएलपी है। तो इन्होंने क्या बोला है, सबसे पहले इन सभी एएलपी को असेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर दो, मतलब छोटे से बड़े सीक्वेंस में आप उसे अरेंज कर दो। सबसे पहले 41 और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा, ठीक है, इस सीक्वेंस में अरेंज कर दो। फिर आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं, दैट्स इट। सबसे पहले बोलता है कि अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप इन्होंने क्या बोला है कि आपके जो टोटल नंबर्स हैं, जो टोटल नंबर्स है 8 एएलपीज हैं, तो 8 का 35% निकालो और 8 का 65% निकालो। अब 8 का 35% अगर आप निकालते हो तो आता है 2.8। तो 2.8 के अगले वाला कौन सा है, 3। तो ये 3 से आपकी रेंज स्टार्ट हो जाएगी, मतलब 145 से आपकी रेंज स्टार्ट हो जाएगी। और 5.252 के अगले वाला पॉइंट क्या है, 6। तो 6 पर आपकी रेंज कंप्लीट हो जाएगी। तो 145 से लेके 152 के बीच में आपकी रेंज आ जाएगी। अगर आपका एएलपी इस रेंज के बीच में है, सॉरी नॉट एएलपी, एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस जो आपने एसोसिएटेड के साथ किया है, अगर इस रेंज के बीच में है तब तो वो अग्री कर लिया जाएगा, ठीक है ना। बट अगर इस रेंज के बीच में नहीं है तो उस केस में इन्होंने बोला है कि आप क्या करो, 8 का 8/2 मीडियन, ठीक है ना, तो आप उसका मीडियन ले लो 8/2, उसके बाद आता है 4। तो ये जो 4 के सामने जो नंबर होगा 146, दैट विल बी योर एएलपी। सो इस एग्जांपल में हमने एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस लिया 143। तो क्या 143 इस रेंज में आ रहा है, आपको ये देखना पड़ेगा, क्या 143 इस रेंज में आ रहा है। आपको ये रेंज देखनी पड़ेगी, क्या 143 इस रेंज में आ रहा है, 145 से लेके 152 की रेंज में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो उस केस में 8/2, 4 के आगे जो वैल्यू आ रही है 146, वो ही आपका एएलपी मान लिया जाएगा, राइट। अगर यहां पर आपका क्वेश्चन आता है सर ये फ्रैक्शन में है, तब तो हमने आगे वाला ले लिया। सर अगर ये फ्रैक्शन में ना होता तो क्या होता। अगर ये फ्रैक्शन में ना होता, देखो सबसे पहले आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है। पहली स्टेप असेंडिंग ऑर्डर में जमा लो, राइट। दूसरी स्टेप 35% 65% निकाल लो। अब 35%, जैसे यहाँ पे टोटल 20 एएलपीज हैं, तो 20 एएलपी का 35% और 65% मैंने निकाल लिया, 7 और 13, ठीक है ना। तो यहां आपको ये नहीं करना है कि 7 और 13 के बीच में जो रेंज आ रही है वो ले लो, नहीं, 7 और 8 का जो मीडियन हो, 7 और 8 का जो ये 147 और 150 का जो एवरेज होगा, दैट इज 148.5, ठीक है ना। ये देखो 147 + 150/2 148.5, और 13 और 14 का जो एवरेज होगा, 13 और 14 का, ये होगा आपका 160, ठीक है ना, ये होगा आपका 160, ठीक है। तो यहां पर आपके लिए एक रेंज आ गई 148.5 से 160, ये आपकी रेंज बन गई। अगर एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस, लेट्स अज्यूम आपकी एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस 155 है, अगर एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस इसके बीच में है
तब तो वो एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस ही एएलपी मान लिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस लेट्स अज्यूम आपकी 145 है, वो इस रेंज में नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? तो हमने क्या देखा था, टोटल हमारा काउंट कितना है 20, तो 20/2 10, ठीक है ना। ये देखो 20/2 तो 10, अब 10 के सामने जो वैल्यू आ रही है 154, दैट विल बी द एएलपी, वो आपकी एएलपी मानी जाएगी। सो दिस इज द रेंज कंसेप्ट। अब यहां पर हमेशा आप ध्यान रखना कि रेंज कंसेप्ट से जो आपकी एएलपी आ रही है वहां पर भी ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हो जाएगा कि आपका एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस का 103%, मतलब 3% का टॉलरेंस बेनिफिट आपको यहां पर दिया गया है। अगर ज्यादा है, आपकी जो रेंज कंसेप्ट की एएलपी आपने कंप्यूट की है उससे ज्यादा है, तो उस केस में एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस ही एएलपी मान ली जाएगी। अदरवाइज जो आपने एएलपी कंप्यूट की है दैट विल बी द एएलपी, वही आपका एएलपी मानी जाएगी। ठीक है, यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि 3% का टॉलरेंस बेनिफिट है, बट होलसेल ट्रेडिंग के केस में 1% का टॉलरेंस लिमिट है। होलसेल ट्रेडिंग के केस में आपको 103% नहीं करना है, 101% करना है। आई होप दिस इज क्लियर। चलो नाउ, अब यहां पर जनरली क्या होता है कि जब आपने अपना एएलपी कंप्यूट कर लिया तो आपको अपनी टीपी रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफाइड करवा के आपको डिपार्टमेंट को सबमिट करनी होती है। मैं 92E में बताऊंगा कि जब आपकी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है उसके एक महीना पहले, आपकी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है 30 नवंबर, तो आपको 31 अक्टूबर तक आपको अपना टीपी रिपोर्ट देना होता है, टीपी स्टडी रिपोर्ट। टीपी स्टडी रिपोर्ट में ये सारी चीजें आते हैं कि आपने एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के साथ जो ट्रांजैक्शंस किए हैं, राइट, उसका आपने एएलपी किस तरीके से कंप्यूट किया है, आपने किन किन अनरिलेटेड पार्टी के ट्रांजैक्शंस को कंसिडर किया है, कौन कौन से मेथड आपने यूज किए हैं, उस मेथड के लिए क्या क्या डेटा आपने कंसिडर किया है, वो सारी डिटेल आपकी टीपी रिपोर्ट में आ जाती है। अब जब टीपी रिपोर्ट आपने सबमिट करी और जब एओ उस टीपी रिपोर्ट को एनालाइज करता है और एनालाइज करने के बाद वो आइडेंटिफाइड करता है कि जो मेथड आपने लिया है दैट इज नॉट करेक्ट, जो डेटा आपने कंसीडर किया है एएलपी कंप्यूट करने में दैट इज नॉट करेक्ट, तो उस केस में देखो 92 90C3 इसे करेक्ट, सेक्शन 92C3 ALP डिटरमाइंड बाय एओ। अगर मान लो एओ को लगता है कि जो आपने मेथड कंसीडर किया है, अगर एओ को लगता है कि जो मेथड आपने कंसीडर किया है, जो मेथड आपने एसएससी नॉट फॉलोड मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड, अगर एसएससी ने मेथड बराबर यूज नहीं किया है, एसएससी ने जो डेटा यूज किया है एएलपी निकालने के लिए दैट इज नॉट करेक्ट। एसएससी को 92D में डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करने थे, डॉक्यूमेंटेशंस, राइट, डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने थे, बट उसने डॉक्यूमेंट्स मेंटेन नहीं किए। 92D में मैं आपको बताऊंगा कि एसएससी को कुछ डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने होते हैं, जैसे टीपी स्टडी रिपोर्ट हो गया, मास्टर फाइल हो गया, कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग्स हो गया, ये कुछ डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं वो उसको मेंटेन करने होते हैं। अगर उसने प्रॉपर मेंटेन नहीं किए हैं तो उस केस में एओ खुद से एएलपी डिटरमाइन कर सकता है। तो हम देख रहे हैं कि एओ कब एएलपी डिटरमाइन कर सकता है। पहला हमने क्या देखा कि आपने जो एएलपी कैलकुलेट की है, जिस मेथड से कैलकुलेट की है वो मेथड एप्रोप्रिएट नहीं है। दूसरा, आपने जो डेटा कंसीडर किया है फॉर कंप्यूटेशन ऑफ एएलपी, द डेटा इज नॉट करेक्ट। तीसरा, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने थे, आपने नहीं किए। इस पर सेक्शन 92D आपको मेंटेन करने थे, आपने मेंटेन नहीं किए। आपको कुछ इंफॉर्मेशन फर्निश करने को बोला गया बट आपने फर्निश नहीं करी। विद इन 30 डेज जब भी आपको डिपार्टमेंट आपको इन्फॉर्म करता है कि कुछ इंफॉर्मेशन फर्निश करिए, तो जब आपको नोटिस रिसीव होता है उस दिन से 30 दिन के अंदर आपको इंफॉर्मेशन फर्निश करनी होती है। अगर आप फर्निश नहीं करते हो तो यहां पर ईओ आपकी एएलपी खुद से डिटरमाइन कर सकता है, ठीक है। लेकिन एक यहां पर चीज ध्यान रखना, जब भी एओ आपकी एएलपी डिटरमाइन करेगा, आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा कि क्यों ना आपकी एएलपी हम डिटरमाइन ना करें। मतलब आपकी एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस है लेट्स अज्यूम 1 करोड़, एओ बोलता है सर 5 करोड़, तो वो आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग देगा कि 5 करोड़ क्यों ना आपकी इनकम मानी जाए, बताइए, राइट। तो ऑलवेज आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग दिया जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि 92C में आप अपना एएलपी कंप्यूट करोगे। ये एएलपी आपको खुद से कंप्यूट करना होता है और यह आपको अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंप्यूट करा के सर्टिफाइड करा के डिपार्टमेंट को टीपी रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। तो उस टीपी रिपोर्ट के बेसिस पे अगर एओ को लगता है कि आपने जो कंप्यूटेशन किया है दैट इज नॉट करेक्ट, मेथड सही नहीं है, डेटा सही नहीं है, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने थे, आपने मेंटेन नहीं किए, फर्निश करने थे, आपने फर्निश नहीं किए विद इन द टाइम, राइट, तो उस केस में एओ आपका एएलपी डिटरमाइन करेगा और
एएलपी उसको इंप्लीमेंट, उस एएलपी को इंप्लीमेंट करने से पहले आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देगा। आई होप दिस इज क्लियर। यस। अब जब आपका मामला एओ, जब आपकी एएलपी एओ डिटरमाइन करता है और अगर उसको लगता है कि वो खुद से डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है, उसको एक सीनियर ऑफिसर की हेल्प रिक्वायर्ड होती है, तो यस 92 सीए में उसको पावर है कि वो रेफरेंस कर सकता है ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर्स को। ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर्स जनरली जॉइंट कमिश्नर्स होते हैं जिनको यूके भेजा गया था। जब ट्रांसफर प्राइसिंग पहली बार इंप्लीमेंट हुआ तो अराउंड 200 या 200 प्लस जॉइंट कमिश्नर्स को यूके भेजा गया था फॉर द ट्रेनिंग पर्पस। और जब वो 2 साल की ट्रेनिंग करके कंप्लीट करके आए तो उन्हें टीपीओ का पोजीशन दे दिया गया, टीपीओ की उपाधि दे दी गई। तो एक सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है ना। तो रेफरेंस टू टीपीओ ऑफिसर्स, क्योंकि इन्हें एक्सपर्ट नॉलेज होती है अबाउट द टीपी, है ना। तो अगर एओ को लगता है कि वो एएलपी कंप्यूट नहीं कर पा रहा है तो वो रेफरेंस कर सकता है टीपीओ को। और टीपीओ को जब रेफरेंस किया जाता है तो टीपीओ सारा का सारा डेटा उससे कलेक्ट कर लेगा उस एएलपी कंप्यूट करने के लिए। और अगर उसको लगता है टीपीओ की असेसिंग ऑफिसर से जो डेटा मिला है उसके अलावा भी अगर उसे कोई डेटा चाहिए तो वो असेसी को अप्रोच करके वो डेटा ले सकता है। यहां पर टीपीओ का स्कोप ब्रॉडर हो जाता है, ब्रॉडर स्कोप हो जाता है। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एओ ने जो डेटा दिया है उसी पे काम करे। अगर ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग और उससे कोई डेटा मिलता है तो यस वो उसे भी कंसीडर कर सकता है, ठीक है ना। सो एओ को अगर लगता है कि मामला टीपीओ को रेफर किया जाना चाहिए तो यस वो उसे रेफर कर सकता है। टीपीओ असेसिंग ऑफिसर से जो डेटा मिला है वो तो कंसीडर करेगा ही, उसके अलावा अगर उसको कोई डेटा लगता है तो असेसी से ले सकता है या और कोई डेटा भी उसे चाहिए तो वो कलेक्ट कर सकता है। और अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो ना तो असेसी ने एओ को दी है और ना एओ से टीपीओ को मिली है बट ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग अगर उसे आइडेंटिफाइड होती है तो यस वो उसे कंसीडर कर सकता है, किसी भी ऐसे मैटर को कंसीडर कर सकता है भले वो एओ से मिला या ना मिला, राइट। अब ये कहता है कि टीपीओ को जो ऑर्डर देना होगा दैट इज बाइंडिंग ऑन दी असेसिंग ऑफिसर्स, क्योंकि टीपीओ इज द बड़ा ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर है, बड़ा अधिकारी है। तो जो इसने ऑर्डर दे दिया वो असेसिंग ऑफिसर को मानना पड़ेगा, वो उसे ये नहीं बोल सकता। सोनी इंडिया लिमिटेड के केस लॉ में यही था कि एओ ने रिजेक्ट कर दिया था, बोले नहीं टीपीओ ने जो बोला है वो मैं नहीं मानूंगा, बट कोर्ट ने जजमेंट दिया कि नहीं टीपीओ इज अ बड़ा अधिकारी, आपको इसकी बात को सुनना पड़ेगा, इसने जो बोल दिया वो आपको मानना पड़ेगा। तो टीपीओ का अगर कोई ऑर्डर आता है दैट इज बाइंडिंग ऑन दी एओ। अब टीपीओ को ऑर्डर कब तक देना होगा, इन्होंने ये बोला है कि जो असेसमेंट कंप्लीट करने की टाइम लिमिट है, असेसमेंट कंप्लीट करने की जो टाइम लिमिट है, कंप्लीट करने की जो टाइम लिमिट है, ठीक है, उस टाइम लिमिट से एटलीस्ट 60 डेज, मतलब ये बोलता है एटलीस्ट 60 डेज बिफोर, एटलीस्ट 60 डेज बिफोर टीपीओ को अपना ऑर्डर देना होगा, ताकि 60 डेज एओ जो भी उसको एनालाइज करना है वो कर सके। मतलब इन्होंने ये बोला है कि असेसमेंट कंप्लीट करने की जो भी टाइम लिमिट है, एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। लेट्स अज्यूम प्रीवियस ईयर 21-22, यहां असेसमेंट ईयर कौन सा हो जाएगा 22 और 23। अब प्रीवियस ईयर 21-22 का असेसमेंट कंप्लीट करने की ड्यू डेट क्या हो जाएगी, मान लो सेक्शन 143(3) के अकॉर्डिंग अगर मैं जाता हूं स्क्रूटनी असेसमेंट में, तो मेरी ड्यू डेट क्या हो जाएगी, जनरल ड्यू डेट क्या है 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, मतलब 31 दिसंबर 2023। हमारा एंड क्या आ रहा है 31 मार्च 2023, है ना। एंड ऑफ द 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, तो यहां से अगर मैं 9 मंथ ऐड करता हूं तो आ जाएगा 31 दिसंबर 2023। अब 31 दिसंबर 2023 और जब भी मामला टीपी ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को रेफर हो जाता है ना, तो उस केस में आपको 1 साल और इंक्रीज हो जाता है, 1 ईयर और हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा 31 दिसंबर 2024, ठीक है ना। तो ट्रांसफर प्राइसिंग के केस में आपकी जो ड्यू डेट हो जाएगी दैट विल बी 31 दिसंबर 2024, दिसंबर 24, दिस इज द ड्यू डेट, करेक्ट। ये यहां पर मैं लिख देता हूं, दिस इज द ड्यू डेट 31 दिसंबर 24। अब ये बोलता है कि 31 दिसंबर 24, सॉरी 31 दिसंबर 24, दिसंबर 24, ठीक है। अब ये जो 31 दिसंबर 24 है, तो यहां से एटलीस्ट 60 डेज ये है असेसमेंट कंप्लीट करने की टाइम लिमिट। तो अब ये बोलता है कि एओ को एटलीस्ट 60 दिन तो चाहिए ही चाहिए। तो टीपीओ को जो अपना ऑर्डर देना होगा 1 नवंबर 2024 के पहले पहले अपना ऑर्डर देना होगा, ताकि एटलीस्ट 60 डेज एओ को मिल जाए, ठीक है ना। तो यहां पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि टीपीओ को अपना जो ऑर्डर है वो एटलीस्ट 60 डेज, असेसमेंट कंप्लीट होने के एटलीस्ट 60 दिन पहले अपने को उसको अपना ऑर्डर देना पड़ेगा। बट अगर किसी कारण से ये ऑर्डर स्टे लग जाता है, जो ये प्रोसीडिंग है टीपीओ के पास जो प्रोसीडिंग है, अगर उस पर स्टे लग जाता है तो जितने दिन का स्टे लगा है उतने दिन उसे एक्स्ट्रा दे दिए जाएंगे। और एक चीज और इंश्योर की जाएगी कि यहां पर टीपीओ के पास भी एटलीस्ट
स्टे का टाइम हटने के बाद जो दिन बचे हैं वो एटलीस्ट मिनिमम 60 डेज तो होने ही चाहिए। अगर 60 से कम है तो टीपीओ को भी 60 दिन दिए जाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर। चलो अब आता है कि सर टीपीओ के पास मामला चले गया और टीपीओ ने एएलपी डिटरमाइन करके बता दी। अब जो एएलपी यहां पर बताई गई है वो आपके लिए उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। यस तो अब आपका क्वेश्चन आता है कि सर जब एओ ने आपकी एएलपी डिटरमाइन कर ली तो अब उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। तो यहां पर आपको समझना है, लेट्स अज्यूम आपने जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन अपनी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के साथ जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसकी जो आपने ट्रांजैक्शन की प्राइस बताई है दैट इज 1 करोड़। और जब एओ ने आपका एएलपी कंप्यूट किया, हो सकता है उसने टीपीओ का रेफरेंस लिया, दैट इज इररिलेवेंट, है ना, वो तो लेना ही है। अगर उसने लिया तो वो जो टीपीओ का जो ऑर्डर होगा दैट विल बी बाइंडिंग। और एओ ने जो एएलपी डिटरमाइन करी दैट इज 5 CR। तो सर ये जो 4 करोड़ से इनकम इंक्रीज हुई है उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। तो यहां पर हम देखेंगे कि ये जो 4 करोड़ से इनकम इंक्रीज हुई है उस पर आपको दो इफेक्ट्स कंसिडर करने होंगे। पहला प्राइमरी एडजस्टमेंट और दूसरा सेकेंडरी एडजस्टमेंट। प्राइमरी एडजस्टमेंट क्या बोलता है, प्राइमरी एडजस्टमेंट बोलता है कि भैया जो भी आपका ये जो 4 करोड़ का एक्सेस इनकम है ये आपकी इनकम मान लिया जाएगा और इस पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ये आपकी इनकम मान लिया जाएगा और इस पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। साथ में 92C4 में ये बोला गया है कि अगर ये प्राइमरी एडजस्टमेंट होता है, ये जो 4 करोड़ से आपकी इनकम बढ़ाई जाती है तो उस पर अगर आपको कोई भी, अगर आप 10AA या इनकम बेस्ड डिडक्शन लेने के लिए एलिजिबल हो लेकिन इस एक्सेस इनकम पे आपको वो डिडक्शन, वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो 92C4 बोलता है कि अगर आप 10AA या इनकम बेस्ड डिडक्शंस लेने के लिए एलिजिबल हो तो इस 4 करोड़ पे आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेट्स अज्यूम आप 10AA में हो, आप बोलते हो सर मेरा तो 100% प्रॉफिट एग्जेम्प्ट हो जाता है। सर मैं पहले 1 करोड़ दिखा रहा था, 1 करोड़ इनकम थी, 20 लाख का मैंने खर्चा किया, सर 80 लाख की मेरी इनकम है और सर मेरा तो 80 लाख का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाता है, तो मेरा तो 1 रुपये इनकम टैक्सेबल नहीं है। अब सर अगर आपने मेरी इनकम 1 करोड़ से 5 करोड़ कर दी तो सर मेरा 20 लाख रुपए का खर्चा है, 20 लाख का खर्चा है मतलब 4.80 करोड़ मेरी इनकम है। सर मेरे को तो पूरी की पूरी 10AA में बेनिफिट मिल जाएगी, सर मेरे को वापस 1 रुपए का टैक्स नहीं होगा। बट ऐसा नहीं है। डिपार्टमेंट ने बोल दिया है कि भाई देखो जो तुम्हें 10AA का 80 लाख का बेनिफिट मिला है क्योंकि तुमने वो बताया था, उससे ज्यादा तुम्हें बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये जो 4 करोड़ की एक्सेस इनकम है इस पे तुम्हें कोई 10AA का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो ये एक्सेस इनकम आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगी, आपको इस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। सो 10AA और इनकम बेस्ड जो डिडक्शन है 80C से 80U के अंदर चैप्टर 6 के अंदर को इनकम बेस्ड डिडक्शन अगर आपको मिलती है उसके लिए आप एलिजिबल हैं, तो वो बेनिफिट आपको इस एक्सेस इनकम पर नहीं मिलेगा। और दूसरा इन्होंने मिला है कि नो कॉरस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट, दिस विल बी द पॉइंट 1 एंड दिस विल बी द पॉइंट 2। नो कॉरस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट ये बोलता है कि लेट्स अज्यूम अगर आपने कोई सर्विसेज ली है, अपनी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से, मान लो पेमेंट आपने जो किया है दैट इज 10 करोड़, बट जब एएलपी कंप्यूट की गई तो वो बोला कि एएलपी के अकॉर्डिंग आपका पेमेंट बनना चाहिए, इट शुड बी एएलपी और दिस इज एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस। मतलब ये आपने अपने एक्सपेंसेस दिखाए हैं 10 करोड़। आपने जब एक्सपेंसेस 10 करोड़ दिखाए हैं तो आपने टीडीएस भी 10 करोड़ पे डिडक्ट किया होगा। यस राइट। जब आप टीडीएस भी 10 करोड़ पे, लेट्स अज्यूम एट द रेट ऑफ 10%, तो आपने 1 करोड़ का टीडीएस डिडक्ट किया होगा। राइट। यहां पर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं बोल सकती है कि सर 10 करोड़ का टीडीएस 1 करोड़ डिडक्ट हुआ है लेकिन अब आपने एएलपी 1 करोड़ कर दी है तो हमारा टीडीएस का इंपैक्ट भी उसी अकॉर्डिंग कंसीडर किया जाए। वो नहीं होगा। वहां पर उनकी इनकम 10 करोड़ ही मानी जाएगी और जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो राइट कंसीडर किया जाएगा। देखो इस लाइन को एक बार पढ़ो। नो कॉरस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट वुड बी मेड टू द टोटल इनकम ऑफ अदर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। इनकी टोटल इनकम तो 10 करोड़ ही मानी जाएगी, इस पर कोई कॉरस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट नहीं होगा। राइट। अब 10 करोड़ मानी जाएगी तो 10 करोड़ पे जो टीडीएस कटा है वो कटा है, दैट्स इट। ठीक है ना। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये हो गया प्राइमरी एडजस्टमेंट। 92C4 के अकॉर्डिंग हमने उसका इफेक्ट देख लिया। अब आता है 92CE सेकेंडरी एडजस्टमेंट क्या होगा। देखो अगर आपका प्राइमरी एडजस्टमेंट 1 करोड़ से ज्यादा है तो ही सेकेंडरी एडजस्टमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और सेकेंडरी एडजस्टमेंट प्रीवियस ईयर 16-17 मतलब असेसमेंट ईयर 17-18। ठीक है ना। अगर 16-17 या ऑनवर्ड्स वाला केस है तो ही सेकेंडरी एडजस्टमेंट होगा, क्योंकि पहले वाले केसेस पे सेकेंडरी एडजस्टमेंट इंपोज नहीं हुआ करते थे। राइट। तो इन्होंने यहां पर बोला है कि अगर प्राइमरी एडजस्टमेंट आपका 1 करोड़ से ज्यादा है, अगर आपका जो प्राइमरी एडजस्टमेंट है, जैसे हमारा जो केस था यहां पर जो आपका प्राइमरी एडजस्टमेंट है, दिस इज द प्राइमरी एडजस्टमेंट।
दिस इज द प्राइमरी एडजस्टमेंट। मतलब 1 करोड़ का एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस था, बट उसकी एएलपी 5 करोड़ थी। आपने जो सेल्स किया अपनी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस को, तो 4 करोड़ विल बी दी एक्सेस इनकम, राइट, एक्सेस इनकम। तो यहां पर प्राइमरी एडजस्टमेंट अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो यस सेकेंडरी एडजस्टमेंट इंपोज हो जाएगा। अब सेकेंडरी एडजस्टमेंट आप में ये चीज बोलता है कि अगर आप एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन में ये 4 करोड़, देखो सिंपल है, इंडिया गवर्नमेंट क्या बोलती है, चलो इनकम पे हमने तो टैक्स लगा दिया, इस एक्सेस इनकम 4 करोड़ पे तो हमने टैक्स लगा दिया, बट इस 4 करोड़ को इंडिया में लाओगे नहीं क्या, लेके तो आओ। ये 4 करोड़ अगर मान लो आप अपनी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस को 1 करोड़ पे माल नहीं बेचते, है ना, क्योंकि आर्म्स लेंथ प्राइस इज 5 करोड़, आपने 1 करोड़ बेचा है, मतलब आपने 1 करोड़ की रिकवरी की है अपने एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से। अगर आप इसे 5 करोड़ में बेचते तो 5 करोड़ हिंदुस्तान के अंदर आते, तो फॉरेन एक्सचेंज 5 करोड़ हिंदुस्तान में आना चाहिए। दैट इज द सेकेंडरी एडजस्टमेंट। इन्होंने क्या बोला है कि अगर आपका जो एक्सेस मनी है 4 करोड़ शुड बी रिपैट्रिएट इन इंडिया विद इन 90 डेज, विद इन 90 डेज। 90 डेज के अंदर अगर आपका ये पैसा हिंदुस्तान में आ जाता है तब तो हम कोई सेकेंडरी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर 90 दिनों के अंदर ये पैसा हिंदुस्तान में नहीं आता है, 90 दिन कहां से वो मैं अभी बताऊंगा, 90 दिन के अंदर आपका ये पैसा नहीं आता है, तो हम ये अज्यूम कर लेंगे कि ये 4 करोड़ तुमने लोन दे रखा है, किसको, टू एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज, जिसको आपने माल बेचा ना उसको तुमने लोन दे रखा है, और जब तुमने लोन दे रखा है तो उसका हम हर साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट की रेट्स क्या होगी वो मैं बताऊंगा। इन्होंने बोला है कि हम मान लेंगे, दैट इज द सेकेंडरी एडजस्टमेंट। इन्होंने क्या बोला है कि अगर देखो ये जो 4 करोड़ दिस इज द एक्सेस मनी, इट शुड बी रिपैट्रिएट इन इंडिया विद इन 90 डेज फ्रॉम द स्पेसिफाइड डेट, वो अभी हम देखेंगे। अगर 90 दिन के अंदर आप इस पैसे को हिंदुस्तान में लेके आ जाते हो तब तो कोई सेकेंडरी एडजस्टमेंट नहीं होगा। अगर आप 90 दिन के अंदर ये पैसा हिंदुस्तान में नहीं लाते हो, सो विल अज्यूम कि भैया ये पैसा तुमने अपनी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस को दे रखा है, और जब एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस को लोन तुमने दे रखा है तो लोन पे इंटरेस्ट तुम्हारी इनकम में आना चाहिए। तुमने नहीं दिखाया तो कोई बात नहीं, हम कैलकुलेट करके ले लेंगे और उस पर टैक्स लगाएंगे। मतलब इंटरेस्ट जो आएगा ना उस लोन पे, दैट विल बी योर इनकम, और वो इनकम आपका टैक्सेबल होगा, राइट। अब देखो, अब ये बोलता है कितने दिनों में आ जाना चाहिए पैसा, 90 डेज, कहां से, किस दिन से। मान लो आप सुओ मोटो, अगर मान लो आप बोलते हो सुओ मोटो कि सर मेरी इनकम 1 करोड़ एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस है, बट इट शुड बी 5 CR, सो मोटो, मतलब आप खुद से बोलते हो, हृदय परिवर्तन अगर आपका हो जाता है, आप बोलते हो सर मेरी इनकम 1 करोड़ है, जबकि वो होनी चाहिए 5 करोड़, ठीक है ना। तो उस केस में जिस दिन आपका रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है, ड्यू डेट जो आपकी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है, उस ड्यू डेट से 90 दिन के अंदर पैसा आ जाना चाहिए। लेट्स अज्यूम आपकी ड्यू डेट इज 30th नवंबर, 30th नवंबर, ठीक है ना। तो 30 नवंबर से 90 दिन के अंदर, 30th नवंबर, तो 30th नवंबर से अगर मैं 90 डेज का कैलकुलेशन करूंगा तो दिसंबर का 31 दिन आ गए, ठीक है ना, जनवरी के 31 दिन आ गए, और फैब के 28 दिन आ गए। तो 28 तारीख तक, 28 फैब तक मुझे हिंदुस्तान में पैसा रिपैट्रिएट करना पड़ेगा। वो एक्सेस मनी 4 करोड़ मुझे 28 फरवरी तक मुझे हिंदुस्तान में लानी होगी। अगर मैं 28 फरवरी तक वो अमाउंट 4 करोड़ हिंदुस्तान में नहीं लेके आता हूं, मतलब फॉरेन एक्सचेंज अगर हिंदुस्तान में नहीं लेके आता हूं, तो यहां पर मुझे सेकेंडरी एडजस्टमेंट हो जाएगा। सेकेंडरी एडजस्टमेंट में मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी अमाउंट एक्सेस मनी है दैट विल बी ट्रीटेड कि आपने एडवांस दे रखा है अपनी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस को, और उस एडवांस पर आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आता है सर इंटरेस्ट किस दिन से कैलकुलेट किया जाएगा। तो जो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट थी, सुओ मोटो के केस में हमने क्या बोला था कि रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से आपको 90 दिन के अंदर पैसे लेके आने हैं। अगर आप लेकर आ जाते हो तब तो सेकेंडरी एडजस्टमेंट नहीं होगा, बट अगर आप लेकर नहीं आते हो तो जो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है उसके नेक्स्ट डे से आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होना शुरू हो जाएगा। मतलब फ्रॉम 1 दिसंबर आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन शुरू हो जाएगा, जब तक आप पैसा नहीं लेकर आते हो, ठीक है। अब यहां पर अगर सुओ मोटो है तो हमने देख लिया था रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट, बट अगर एसएससी का ऑर्डर आता है, एसएससी बोलता है कि तुमने 1 करोड़ दिखाया बट इट शुड बी 5 CR, तो जिस दिन ऑर्डर आया है उस दिन से 90 दिन के अंदर आपको पैसा लाना पड़ेगा। नहीं लेकर आते हो तो सेकेंडरी एडजस्टमेंट हो जाएगा और इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, ठीक है। अगर सेफ हार्बर रूल के कारण है तो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से 90 दिन के अंदर पैसा लाना होगा, नहीं तो इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से, ठीक है।
अगर मैप के कारण आपका इफेक्ट आया है कि आपका मैप के कारण आपका जो आपने एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस इज 1 CR बट बिकॉज ऑफ मैप इफेक्ट, जब मैप का इफेक्ट दिया जाता है उसके कारण आता है आपका ALP शुड बी 5 CR, तो उस केस में जिस दिन मैप का इफेक्ट दिया गया है उस दिन से 90 दिन के अंदर आपको पैसा लाना पड़ेगा। अगर आप लेकर नहीं आते हो तो जिस दिन मैप का इफेक्ट दिया गया है उस दिन से आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन शुरू हो जाएगा। और अगर मान लो एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट के रूट आउट अगर आप जाते हो, एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट के रूट आउट अगर प्राइमरी एडजस्टमेंट होता है, तो अगर मान लो एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट एंटर्ड हो गया है रिटर्न फाइल करने के पहले पहले, तब तो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से होगा। और रिटर्न फाइल करने के बाद अगर एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट एंटर होता है तो जिस महीने में जिस दिन एंटर हुआ है एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट उस दिन से कंसिडर किया जाएगा। फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट एंटर्ड, फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ, ठीक है ना, यहां चीज ध्यान रखना, फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ। अगर मान लो देखो एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट के केस में क्या हो जाएगा, अगर आपका एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट एंटर्ड हो गया है, साइंड हो गया है बिफोर ड्यू डेट ऑफ ROI, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से, तब तो रिटर्न फाइलिंग ले लेंगे, ROI का ड्यू डेट ले लेंगे, ठीक है। और आफ्टर एंटर्ड आफ्टर ड्यू डेट ऑफ ROI, तो उस केस में जिस महीने में मंथ एंड डेट ऑफ द मंथ एंड डेट of the month in which advance pricing agreement entered, है ना, जिस महीने में एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट एंटर्ड हुआ है उस महीने की एंड डेट से 90 दिन के अंदर आपको पैसा लाना होगा। आई होप दिस इज क्लियर। चलो अब यहां पर क्वेश्चन आता है सर कि अगर मान लो पैसा नहीं लाया जाता है विद इन 90 डेज रिपेट्रिएट नहीं होता है पैसा, तो क्या होगा। तो हमने क्या बोला था कि एडवांस मान लिया जाएगा टू दी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस और आप पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। अब इंटरेस्ट की क्या रेट होगी, इंटरेस्ट की क्या रेट होगी, ठीक है ना। देखो यहां पर एक बार देख लो, इफेक्ट इन केस ऑफ सेकेंडरी एडजस्टमेंट। पहला मैंने आपको बताया था प्राइमरी एडजस्टमेंट 1 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए तो ही सेकेंडरी एडजस्टमेंट होगा, और प्रीवियस ईयर 16-17 उसके बाद में होना चाहिए। तो यहां पर इफेक्ट ऑफ सेकेंडरी एडजस्टमेंट, अगर आप 90 दिन के अंदर पैसा लेके आ जाते हो तब तो कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, बट अगर आप नो रिपैट्रिएशन ऑफ द एक्सेस मनी मतलब वो 4 करोड़ अगर आप नहीं लेकर आते हो तो ये जो 4 करोड़ है दैट विल बी एडवांस मान लिया जाएगा एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस को और आपके हाथ में इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। अब ये बोलता है इंटरेस्ट किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अगर डिनोमिनेटेड होता है INR में, अगर वो डिनोमिनेटेड है INR के अंदर, तो जिस ईयर का आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो, जिस ईयर का आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो उस ईयर की पहली तारीख की जो SBI की इंटरेस्ट रेट है वो कंसीडर करेंगे प्लस 3.25%। लेट्स अज्यूम SBI की रेट इज 10%, तो 10 प्लस 3.25 तो टोटल 13.25% पर एनम, ठीक से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा ऑन दी एक्सेस मनी। और अगर मान लो फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड है तो उस केस में जिस ईयर का आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो उस ईयर की 30 सितंबर की लाइबोर की रेट, 30 सितंबर की लाइबोर रेट प्लस 3%। मान लो लाइबोर रेट है 400 पॉइंट्स, 400 पॉइंट्स मतलब 4% प्लस 3%, तो 7% से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है ना। चलो अब यहां पर ये उन्होंने बोला है कि अगर आप पैसा नहीं लेकर आते हो तो आपके पास ऑप्शन है, हो सकता है, देखो इन्होंने क्या बोला है कि आपके पास 3 सिचुएशंस हैं, या तो आप क्या करो उसी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस जिसको आपने माल बेचा है उससे पैसा लेके आ जाओ, है ना, जब आप उससे पैसा लाओगे उसके बाद हम आपका सेकेंडरी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, या आप उससे नहीं लेके आ पा रहे हो तो कोई बात नहीं, अपनी दूसरी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से लेके आ जाओ। तो भी हमको तो सिंपल, इंडिया गवर्नमेंट बोलती है भैया हमको तो मतलब है कि फॉरेन एक्सचेंज हमारे हिंदुस्तान में आ जाए, ठीक है ना। अब तुम इस एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से लाओ या तुम्हारी दूसरी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से लाओ। आप सोच रहे होंगे सर किसी और से लिया है, कौन देगा, अनरिलेटेड पार्टी आपको क्यों देगी पैसा, सो नॉट पॉसिबल। ये बोलता है कि या तो आप इस एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस जिसको माल बेचा है उससे पैसा लेके आ जाओ, या किसी दूसरी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से पैसा लेके आ जाओ, और अगर दोनों पॉसिबल नहीं है तो वन टाइम सेटलमेंट। वन टाइम सेटलमेंट में उन्होंने बोला है कि आपको एक सिंगल, आपका जो भी एक्सेस मनी है 4 करोड़ रुपया, उस पे आपको एक सिंगल टैक्स पे करना पड़ेगा, और टैक्स रेट क्या है 18%, सरचार्ज लगेगा 12% ऑलवेज और 4% सेस। तो इफेक्टिव जो रेट होगी दैट इज 20.9664%। बोलता है कि ये इतना सिंगल टैक्स पे कर दो, राइट, और आप फ्री हो जाओ, फिर आप पे सेकेंडरी एडजस्टमेंट इंपोज नहीं होंगे। जिस दिन आप ये सिंगल टैक्स पे कर दोगे उस दिन से आपके पास सेकेंडरी एडजस्टमेंट मतलब कोई इंटरेस्ट की कैलकुलेशन नहीं होगी, कोई सेकेंडरी एडजस्टमेंट का इफेक्ट नहीं लिया जाएगा। यहां पर एक चीज ध्यान रखना, यहां पर एक चीज ध्यान रखना, ये जो टैक्स आप पे कर रहे हो दिस इज द एडिशनल टैक्स, इसका ना आपको कोई क्रेडिट मिलना है ना कोई बेनिफिट मिलना है। जो नॉर्मल टैक्स है वो तो आपको देना ही देना है, दिस इज द एडिशनल टैक्स,
राइट, इसका आपको कहीं कोई बेनिफिट नहीं मिलना है। चलो, अब यहां पर बोलता है कि एसएससी बोलता है कि सर ये तो लिटिगेशंस के मामले हो जाएंगे, अगर मैं कुछ एओ मैं अपनी एएलपी डिटरमाइन करके दूंगा टीपी स्टडी रिपोर्ट में, एओ देखेंगे, उनको समझ नहीं आएगा, वो अपने हिसाब से एएलपी कंप्यूट करेंगे। सर दिस इज द मैटर ऑफ द लिटिगेशंस। डिपार्टमेंट के लिए भी बहुत सारे केसेस, बहुत सारे पेंडिंग्स थे, तो डिपार्टमेंट ने भी कहा चलो कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि एसएससी को भी बेनिफिट मिले और हम भी अननेसेसरी लिटिगेशंस में ना उलझें, राइट। तो उन्होंने दो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किए, सेफ हार्बर रूल और एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट। सेफ हार्बर रूल 92 सीबी और एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट 92 सीसी, एंड इफेक्ट ऑफ द एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट 92 सीडी। एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट जिसे हम टेक्निकली एपीए या सिंपल वर्ड्स में अप्पा भी बोल सकते हैं, एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट, ठीक है ना। तो सेफ हार्बर रूल, देखो यहां पर लिटिगेशंस बहुत ज्यादा होने लग गए थे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के केस में, तो उसको अवॉइड करने के लिए डिपार्टमेंट ने सेफ हार्बर रूल और एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट के कंसेप्ट्स को इंट्रोड्यूस किया। सेफ हार्बर रूल क्या है? सेफ हार्बर रूल में इन्होंने क्या बोला कि देखो हमारी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, अगर आप उन टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल कर लेते हो, ठीक है ना, डिपार्टमेंट ने अपने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस, कुछ स्पेसिफिकेशंस की लिस्ट उन्होंने बता दी कि दीज आर आवर टर्म्स एंड कंडीशंस। अगर आप उन टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल कर लेते हो, मतलब आप सेफ हार्बर रूल की जो टर्म्स एंड कंडीशन अगर आप उनको फुलफिल कर लेते हो, तो आप जो भी प्राइस बताओगे दैट इज अग्रीड, वो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली आपको मैं बता देता हूं कि एक ओवरव्यू दे देता हूं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज नॉट रिलेवेंट क्योंकि अभी तक नोटिफाइड नहीं हुआ है आपके लिए, है ना, आपके लिए मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक नोटिफाइड नहीं हुआ है फॉर दी प्रीवियस ईयर 22-23 असेसमेंट ईयर 23-24, ठीक है ना। सो जब भी ये नोटिफाइड हो जाएगा आई विल अपडेट यू, बट टिल नाउ इट्स नॉट नोटिफाइड, ठीक है ना। तो देखो सेफ हार्बर रूल में इन्होंने क्या बोला है, लेट्स अज्यूम यू आर इन द सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने क्या कर दिया है कि मान लो आप सॉफ्टवेयर सर्विसेज दे रहे हो, आप दे या इस नेचर की सर्विसेज आप दे रहे हो, तो इन्होंने बोला अगर तुम इस नेचर की सर्विसेज दे रहे हो या इस नेचर के गुड सप्लाई कर रहे हो, तो उस केस में तुम्हारा जो मार्कअप है शुड बी द मार्कअप। ये बोलता है मान लो तुम सॉफ्टवेयर दे रहे हो तो 18% तुम्हारा मार्कअप होना चाहिए, 18% तुम्हें मार्कअप फॉलो करना पड़ेगा, तो जो भी तुम्हारी कॉस्ट है उसमें मिनिमम 18% का मार्कअप फॉलो कर लो, बाकी हमें मतलब नहीं, बाकी जो भी तुम प्राइस बताओगे हम मान लेंगे, बट दिस कंडीशन शुड बी फॉलो। तो सेफ हार्बर रूल में एक जनरल यही है कि भैया हमारी टर्म्स एंड कंडीशन अगर आपने फुलफिल कर ली तो जो भी प्राइस एसएससी बताएगा वो अग्रीड है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दे हैव टू फॉलो द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द सेफ हार्बर रूल, राइट। तो अब आता है एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट। एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट में क्या है, इन्होंने बोला है देखो भाई ये जो लिटिगेशंस होते हैं कि एसएससी अपनी प्राइस एएलपी अपने हिसाब से डिटरमाइन करता है, फिर एओ अपने हिसाब से डिटरमाइन करता है, क्यों ना दोनों साथ में बैठ के एएलपी डिटरमाइन कर ले, है ना, क्यों ना, तो कितना अच्छा इजी हो जाएगी लाइफ, एओ की लाइफ भी इजी हो जाएगी, एसएससी की लाइफ भी इजी हो जाएगी। एसएससी बोलेगा चलो बहुत बढ़िया है, आगे के जो भी ट्रांजेक्शंस है वहां पे मेरे को कुछ मगजमारी करने का ही नहीं है, सिंपल ये जो मेथड हमने एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट से डिटरमाइन किया उस मेथड से हम एएलपी डिटरमाइन कर लेंगे, और एओ को भी चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेथड ऑलरेडी दोनों के साथ म्यूचुअली डिस्कस हो चुका है। तो यहां पर एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट में क्या बोला गया कि आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी सीबीडीटी को, सीबीडीटी सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल ले लेगा कि यस क्या मैं इस एसएससी के साथ एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट में एंटर हो जाएंगे, एडवांस अग्रीमेंट कर लें क्या। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव कर देता है तो सीबीडीटी और आपका अग्रीमेंट हो जाएगा, और उस अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आपके जो भी फ्यूचर के ट्रांजेक्शंस हैं, ठीक है ना, जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग उसका एएलपी डिटरमाइंड किया जाएगा। अब एक नॉर्मली यहां पर जो आपको बेनिफिट मिलेगा 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए, मतलब जिस ईयर में आप एप्लीकेशन कर रहे हो उस ईयर के लिए प्लस उसके आगे आने वाले 4 सालों के लिए आपको यहां पर बेनिफिट मिल जाएगा। चलो देख लेते हैं। तो जब आप एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट में आते हो तो जिस ईयर में आपने एप्लीकेशन करी है, लेट्स अज्यूम आपने एप्लीकेशन करी है 21-22 में, एप्लीकेशन करी है आपने 21-22 में कि भाई सर मेरे को 21-22 के लिए मेरे को बेनिफिट चाहिए, प्रीवियस ईयर 21-22 के लिए आपको बेनिफिट मिलेगा, उसके साथ आगे आने वाले 4 नेक्स्ट ईयर के लिए भी बेनिफिट मिल जाएगा। कंसेक्यूटिव 5 साल से ज्यादा आप बेनिफिट नहीं ले सकते, राइट, बट इट इज ऑप्शन, आप चाहो तो 1 साल के लिए लो, आप चाहो तो 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल, व्हाटएवर, बट 5 साल से ज्यादा आप एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट का बेनिफिट नहीं ले सकते। उसके बाद में आपको वापस से अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब एक बार जब अप्लाई करते हो तो मैक्सिमम 5 साल के लिए आप बेनिफिट ले सकते हो, मैक्सिमम 5 साल के लिए, बट अगर आप चाहते हो नहीं मेरे को तो 2 साल के लिए दो तो यस 2 साल के लिए मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट 4 ईयर मतलब आपका क्या हो गया, 22-23, 23-24, 24-25 और 25-26, तो इन 4 साल के लिए आप बेनिफिट ले सकते हो। मतलब इन 4 सालों में जो भी आपका एसोसिएटेड के साथ ट्रांजेक्शन होगा उसका एएलपी कैसे डिटरमाइंड होगा, ये आपका अप्पा से डिटरमाइंड हो जाएगा। एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट में मेथड्स बताया गया है कि इस मेथड से अगर आप अपनी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो यू हैव टू फॉलो दिस मेथड।
हो सकता है जो हमने मेथड्स देखे थे उनको कंसीडर कर लिया जाए और उनमें कोई मॉडिफिकेशन भी कर दिया जाए। सो ये यहां पर ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि उन मेथड्स में से ही किसी एक मेथड को लेना है। जब आप एडवांस अग्रीमेंट में आ जाते हो तो डिपार्टमेंट और आपके बीच में जो भी डिस्कशन होता है उसके बेसिस पे एक मेथड डिटरमाइन किया जाता है, उस मेथड से आपका एएलपी कंप्यूट किया जाता है। तो जरूरी नहीं है कि वो मेथड यहां पर फॉलो किए जाए, ठीक है ना। तो यहां पर कंसेक्यूटिव 5 सालों के लिए आप बेनिफिट ले सकते हो। अब यहां पर आपको एक एडवांटेज और दिया गया है कि जिस ईयर में आप अप्लाई कर रहे हो उस ईयर के पहले वाले 4 सालों के लिए भी आप बेनिफिट ले सकते हो, फॉर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। इसे हम बोलते हैं रोल बैक प्रोविजन, रोल बैक प्रोविजन। मतलब यहां पर आपको प्रीवियस ईयर 20-21, प्रीवियस ईयर 19-20, प्रीवियस ईयर 18-19 और प्रीवियस ईयर 17-18, इन 4 सालों का भी बेनिफिट आपको मिल सकता है, ठीक है ना। बट आपको इसके लिए सेपरेट फीस पे करनी पड़ेगी और इन 4 सालों के लिए कंपल्सरी आपको जाना पड़ेगा। रोल बैक में अगर आप जाते हो, आप बोले तो नहीं सर मेरे को ऐसा करो इन 2 सालों का बेनिफिट दे दो, बाकी का मेरे को नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। इन 4 सालों के लिए कंपल्सरी आपको रोल बैक में जाना पड़ेगा। मतलब 1 साल के लिए नहीं होगा, 1 या 2 साल के लिए नहीं होगा। जब इन पर एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट अप्लाई होगा तो 4 सालों के लिए अप्लाई होगा। बट इन पर आपको रोल बैक का बेनिफिट तभी मिल पाएगा जब आपने इनका रिटर्न ड्यू डेट पर फाइल कर दिया हो, रिटर्न ड्यू डेट पर फाइल कर दिया, ठीक है ना। और सिमिलर ट्रांजैक्शंस होने चाहिए। आप इन सालों में जो एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट में आ रहे हो, जिन ट्रांजैक्शंस के लिए आप एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट में आ रहे हो, वो सेम ट्रांजैक्शंस अगर हैं प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर में तो ही आप रोल बैक में जा सकते हो, अदरवाइज नहीं जा सकते हो। और इसके लिए आपको सेपरेट फीस पे करनी पड़ेगी, दैट इज द सेपरेट पार्ट, ठीक है। अब यहां पर 2 केसेस में आप रोल बैक का बेनिफिट नहीं ले सकते। 2 केसेस में आपने चारों के लिए अप्लाई कर दिया, लेट्स अज्यूम आपने चारों के लिए अप्लाई कर दिया बिकॉज सेम ट्रांजैक्शन है और आपने रिटर्न सबके टाइम पर फाइल कर दिए हैं। बट डिपार्टमेंट 2 केसेस में आपको एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट का बेनिफिट नहीं देगा। पहला कि अगर आपका किसी भी ईयर का इनकम एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट से जो इनकम डिटरमाइंड हो रही है, मतलब एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट से जो एएलपी डिटरमाइंड हो रही है, दैट इज लेस देन द रिटर्न इनकम। आपने मान लो अपनी रिटर्न इनकम दिखाई थी, मान लो किसी भी एक मान लो प्रीवियस ईयर 20-21 जिसमें आप रोल बैक में जा रहे हो, तो वहां की आपने रिटर्न इनकम दिखाई थी 150 लाख और एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो एएलपी आ रही है दैट इज 120 लाख। आपकी रिटर्न इनकम से कम इनकम आ रही है तो उस केस में आपको एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो पहला केस क्या हो गया कि अगर आपकी जो रिटर्न इनकम है उससे कम इनकम डिटरमाइंड होती है बिकॉज ऑफ द एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट, ठीक है ना, जो एएलपी आ रही है वो उससे कम आ रही है, तो उस केस में आपको एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट का बेनिफिट उस ईयर के लिए नहीं मिलेगा, बाकी के ईयर्स के लिए मिल जाएगा। और दूसरा केस अगर आपने मान लो लेट्स अज्यूम आपने 17-18 का आपका जो केस है वो आपने IT8 के पास जा चुका है उसका एएलपी डिटरमाइन करने के लिए। मान लो आपका आपने जो एएलपी बताई वो एओ ने नामंजूर कर दी। एओ ने, आपने मान लो लेट्स अज्यूम आपने बताई 50 लाख, एओ ने बताई 150 लाख, ठीक है ना, एओ ने बताई 150 लाख। अब आपने जो एओ ने 150 लाख बताई आपने उसके अगेंस्ट केस कर दिया और वो मैटर IT8 के सामने पेंडिंग है। आपने बोला नहीं एओ गलत बता रहा है और वो मैटर IT8 के सामने पेंडिंग है। जब IT8 के सामने वो मैटर पेंडिंग है और IT8 ने एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट साइन होने के पहले पहले अगर उस पर जजमेंट दे दिया, ठीक है ना, जजमेंट दे दिया, तो उस मैटर पे मतलब 17-18 के मैटर पे एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो इस ईयर के लिए भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर जजमेंट दे दिया एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट एंटर्ड होने के पहले पहले। आई होप तो आपको समझ आ गया होगा कि रोल बैक का किस किस केस में आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। यस, एक बार देख लेते हैं फटाफट से। Advanced pricing agreement. Pricing will be decided and calculated on the international transactions as per the method or manner provided in the advanced pricing agreement. अब ये 5 कंसेक्यूटिव ईयर के लिए होगा और बाइंडिंग फॉर ऑल, मतलब अगर मान लो दोनों के बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ है तो डिपार्टमेंट और एसएससी दोनों के लिए बाइंडिंग होगा। बट अगर आपने मिस रिप्रेजेंटेशन, फैक्ट आपने सही नहीं बताए हैं, फ्रॉड किया है, तो उस केस में वॉइड एब इनिशिएटिव हो जाएगा, ठीक है ना। और रोल बैक का प्रोविजन आपको बेनिफिट यहां पर मिल जाएगा। रोल बैक के बेनिफिट्स आपको मैंने बता ही दिए थे। मेन 2 चीजें हैं कि 4 सालों का आपने रिटर्न ड्यू डेट पे फाइल कर दिया हो प्लस सिमिलर ट्रांजैक्शंस हो तो ही आपको रोल बैक का बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। 2 केसेस हमने देख लिए हैं जहां पे आपको रोल बैक का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अच्छा, अगर मान लो मर्जर और डीमर्जर का केस है तो यस, उस केस में भी आपको रोल बैक का बेनिफिट नहीं मिलता है। लेट्स अज्यूम कि मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक पार्ट था जियो,
उसका एक डीमर्जर हो गया, तो उन्होंने एक जियो इंडस्ट्रीज एक नई कंपनी, ये हो गई रिजल्टिंग कंपनी, ठीक है ना। अब प्रीवियस ईयर 21-22 में रिजल्टिंग कंपनी क्या हुई है, सॉरी प्रीवियस ईयर मान लो, लेट्स अज्यूम 22-23 ले लो, 22-23 के अंदर, प्रीवियस ईयर 22-23 के अंदर जियो जो रिजल्टिंग कंपनी है, ठीक है ना, 22-23 के अंदर इनकॉर्पोरेटेड हुई है, मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज का पार्ट हुआ करता था जियो, उन्होंने उसका डिमर्जर कर दिया। अब रिलायंस जियो इंडस्ट्रीज बोलती है कि सर मेरे को प्रीवियस ईयर 22-23 और अगले वाले 4 सालों का बेनिफिट तो चाहिए, बट सर मेरे को रोल बैक का बेनिफिट भी दे दो, तो उसे रोल बैक का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि रोल बैक के लिए एग्जिस्टेंस होना जरूरी है। यहां पर जियो इंडस्ट्रीज का एग्जिस्टेंस ही नहीं था, तो इसीलिए अगर एग्जिस्टेंस नहीं था तो उनको रोल बैक का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आई होप दिस इज क्लियर। चलो अब आता है इफेक्ट ऑफ द एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। अभी हमने देखा था एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट 92CC, अब हम देखते हैं इफेक्ट। अगर आपका एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट के लिए आपने अप्लाई किया और जब वो साइन हो जाता है तो क्या इफेक्ट होगा। देखो जनरली आप सोचो कि आपने मान लो 20-21 में अप्लाई किया, देखो आपने एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट में एप्लीकेशन करी 21-22 में, ठीक है, सॉरी 21-22 में आपने अप्लाई करी प्रीवियस ईयर, तो जिस ईयर में अप्लाई करते हो प्लस उसके 4 साल मैक्सिमम 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए मिल सकता है और 4 प्रीवियस ईयर्स के लिए भी मिल सकता है रोल बैक, ठीक है। अब ये बोलता है कि आप जिस दिन अप्लाई करते हो इमीडिएट को जरूरी तो है नहीं कि आपका दोनों का अग्रीमेंट साइन हो जाए, हो सकता है आपका अग्रीमेंट साइन हुआ हो 23-24 के अंदर, है ना, 23-24 के अंदर अगर आपका अग्रीमेंट साइन हुआ है, बट आपने इतने सालों के रिटर्न तो फाइल कर दिए होंगे, है ना, हो सकता है आपने रिटर्न फाइल कर दिए होंगे, इनके और इनके रिटर्न फाइल हो चुके हैं, या मान लो कोई रिटर्न फाइल नहीं हुआ है तो क्या ट्रीटमेंट होगा। तो अगर मान लो एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो क्या एक्शन होगा, एसएससी का क्या एक्शन होगा और असेसिंग ऑफिसर का क्या एक्शन होगा। हो सकता है आपने रिटर्न फाइल कर दिए हो पुराने तरीके से, क्योंकि अब एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट तो अभी एंटर्ड हुआ है, 23-24 में साइन हुआ है, तो 23-24 में साइन हुआ, उसके पहले के रिटर्न तो आपने फाइल कर दिए होंगे पुराने तरीके से, नॉर्मल तरीके से आपने। और अगर असेसिंग ऑफिसर ने भी कोई जजमेंट दे दिए होंगे, मान लो असेसिंग ऑफिसर के पास कोई मैटर गया होगा, कोई उन्होंने असेसमेंट अगर आपका किया होगा तो उन्होंने भी अपना जजमेंट दे दिया होगा, ऑर्डर दे दिया होगा, राइट, तो क्या ट्रीटमेंट होगा। सर हमने इन 5 सालों के लिए एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट में आए और इन 4 सालों के लिए एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट में आए, और जब हमारा सर असेसमेंट ऑफिसर ने जजमेंट दे दिया तो क्या उसे रिवाइज किया जा सकता है। यस, जब आप इन सालों के लिए एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट में आ गए हो तो एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट के जो इफेक्ट्स हैं वो कंसीडर्ड होंगे, राइट। अब क्या होगा, अब देखो एक्शन ऑफ एसएससी, अगर आपने एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट साइन हुआ है उसके पहले अगर आपने रिटर्न फाइल कर दिया, अगर आपने रिटर्न फाइल कर दिया तो जिन ईयर्स का आपने रिटर्न फाइल कर दिया है, जैसे ही आपका एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट साइन हो जाता है, जिस मंथ में साइन होता है उस मंथ की एंड से 3 महीने के अंदर आपको मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करना। जिन ईयर्स का आपने रिटर्न फाइल कर दिया है तो आप क्या करो, मॉडिफाइड रिटर्न फाइल कर दो। और अगर मान लो अभी आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर तो एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आप रिटर्न फाइल कर लो, क्योंकि पहले अगर आपने रिटर्न फाइल कर दिया है तो अभी देखो एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट की एएलपी तो अभी डिटरमाइंड हुई है, क्योंकि जब हमारा मेथड जब हमारा एग्रीमेंट साइन होगा तब वहां पर लिखी जाएगी कि दिस इज द मेथड, बट आपने तो पहले किसी और मेथड से कैलकुलेट कर लिया होगा। तो इन्होंने बोला है कि अब जब एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट आपका साइन हो गया उसके पहले आप रिटर्न फाइल कर चुके हो तो कोई बात नहीं, मॉडिफाइड एएलपी कंप्यूट करते हुए मॉडिफाइड रिटर्न फाइल कर दो, राइट, मॉडिफाइड रिटर्न फाइल कर दो, ठीक है ना। और अगर मान लो आपका एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट साइन होने के पहले भी आपने कोई रिटर्न फाइल नहीं किया है तो कोई बात नहीं ना, अब आप एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अपना रिटर्न फाइल कर दो। आई होप तो दिस इज द एक्शन ऑफ द एसएससी। अब सर डिपार्टमेंट का क्या एक्शन होगा। सर डिपार्टमेंट ने भी तो हो सकता है आपने रिटर्न फाइल किया हो, उन्होंने असेसमेंट करके ऑर्डर दे दिया हो, अगर उन्होंने ऑर्डर दे दिया है इन सालों का, अगर उन्होंने ऑर्डर दे दिया है इन सालों का, अगर डिपार्टमेंट ने ऑर्डर दे दिया है तो जिस ईयर में आपने मॉडिफाइड रिटर्न फाइल किया है, लेट्स अज्यूम आपने मॉडिफाइड रिटर्न फाइल कर दिया आपने 23-24 के अंदर, ठीक है ना, तो प्रीवियस ईयर 23-24 के अंदर अगर आपने रिटर्न फाइल कर दिया है तो प्रीवियस ईयर 23-24 की एंड डेट क्या हो गई, 31 मार्च 2024। तो 31 मार्च 2024 से जिस प्रीवियस ईयर के अंदर आपने मॉडिफाइड रिटर्न फाइल किया है उस ईयर की एंड डेट से 1 साल के अंदर इनको अपना रिवाइज करना होगा ऑर्डर, मतलब 31/3/2025 तक इनको अपना ऑर्डर रिवाइज करना होगा अगर ईओ ने कोई ऑर्डर दे दिया है तो। और अगर ऑर्डर नहीं दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब तो एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट साइन हो गया, उसके अकॉर्डिंग आप ऑर्डर दे देना, यहां पर इनको 1 साल का एक्स्ट्रा ईयर दे दिया जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। अब आता है डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। यस, तो अभी जो है दैट इज द 92D डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है ना। मैंने आपको बताया भी था 92C3 में एएलपी डिटरमाइंड बाय एओ, वहां मैंने आपको क्या बोला था, एओ आपका एएलपी डिटरमाइन कर सकता है अगर आपने जो
आपने जो एएलपी कंप्यूट करी है मेथड से एप्रोप्रिएट मेथड यूज नहीं लिया है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि जो डेटा कंसीडर्ड हुआ है एएलपी कैलकुलेट करने में वो सही नहीं है। तीसरा मैंने आपको बताया था 92D में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने थे बट आपने नहीं करे, या बुक्स ऑफ अकाउंट्स और आपको फर्निश करने थे बट आपने नहीं किए, राइट। तो आपको मैंने वहां बोला था 92D में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने थे बट आपने नहीं किए। सर कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने थे? तो 92D बताता है कि अगर आपका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन 1 करोड़ से ज्यादा है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेगी। हर केस में मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। आपका अगर एक जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो रहा है एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के साथ में, वो अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो यस आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेगी। और ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स असेसमेंट ईयर की एंड से, जैसे आपके लिए प्रीवियस ईयर 22-23 है, ठीक है ना, तो असेसमेंट ईयर क्या हो गया 23-24 हो गया, तो असेसमेंट ईयर की एंड डेट क्या हो गई 31/3/2024। तो इन्होंने क्या बोला है कि असेसमेंट ईयर की एंड से 8 साल तक, 8 साल तक मतलब 31 मार्च 2032 तक आपको ये बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके रखनी पड़ेगी रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर 22-23। आई होप दिस इज क्लियर। ये बोलता है कि अगर मान लो आपका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन 1 करोड़ से ज्यादा है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेगी और वो 8 साल तक फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। अब क्या क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, एक तो लोकल फाइल, मास्टर फाइल और सीबीसी, ठीक है ना। लोकल फाइल क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट, स्टडी रिपोर्ट बोल सकते हो। ट्रांसफर प्राइसिंग स्टडी रिपोर्ट होती है जहां पर आप अपनी एएलपी एसोसिएटेड के साथ जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसकी डिटेल बताते हो, अनरिलेटेड के साथ जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं उनकी डिटेल बताते हो, जो डेटा आपने कंसीडर किया है, जो मेथड आपने कंसीडर किया है, वो सारी डिटेल्स आप बताते हो। तो आपको एक तो ये मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। दूसरा होता है मास्टर फाइल। मास्टर फाइल क्या होता है कि हर किसी केस में कंपल्सरी नहीं है। अगर आपका ग्रुप रेवेन्यू 500 करोड़ से ज्यादा है, अगर आपका ग्रुप रेवेन्यू 500 करोड़ से ज्यादा है तो यस उस केस में आपको मास्टर फाइल मेंटेन करना जरूरी है, ठीक है। और एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर, अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की जो वैल्यू है, दो चीजें हैं, एक तो आपका ग्रुप रेवेन्यू 500 करोड़ से ज्यादा हो और दूसरा एंड आपका जो एग्रीगेट वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है वो ड्यूरिंग द ईयर 50 करोड़ से ज्यादा है। और मान लो इंटेंजिबल्स प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन है, परचेज से लीज, कोई भी ट्रांजैक्शन जो है इंटेंजिबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो 50 करोड़ की जगह 10 करोड़ की लिमिट देखी जाएगी, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो गया, अगर आपका ग्रुप रेवेन्यू 500 करोड़ से ज्यादा है या ड्यूरिंग द ईयर जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है आपका वो 50 करोड़ से ज्यादा है, राइट। अब ये आपका क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये ग्रुप रेवेन्यू कौन से अकाउंटिंग ईयर का देखा जाएगा? जो आपका ग्रुप, जो पेरेंट एंटिटी है, जो पेरेंट एंटिटी का जो ईयर है वो कंसीडर किया जाएगा। हाँ जी, तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि मास्टर फाइल के लिए क्या हो जाएगा कि आपका ग्रुप रेवेन्यू में अकाउंटिंग ईयर कौन सा होगा, जो आपकी पेरेंट कंपनी है उनका जो अकाउंटिंग ईयर है उसके अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा, है ना। उनका जो अकाउंटिंग ईयर का जो डेट है, लास्ट क्लोजिंग डेट है, उसके अकॉर्डिंग हमें उसका देखना पड़ेगा। सर अगर मान लो फॉरेन करेंसी में मैनेज होती है तो जिस लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर की जो टीटीबीआर रेट है उससे आप मल्टीप्लाई कर लोगे, जो भी उनका यूएसडी या जो भी करेंसी फॉरेन करेंसी में है उसको मल्टीप्लाई कर लो टीटीबीआर से और आप आईएनआर में निकाल कर देख लो। अगर वो 500 करोड़ से ज्यादा है और आपका जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है आपका जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है वो 50 करोड़ से ज्यादा है, राइट, या इंटेंजिबल प्रॉपर्टी के केस में 10 करोड़ से ज्यादा है तो यस आपको मास्टर फाइल मेंटेन करनी पड़ेगी। मास्टर फाइल में एक्चुअल में आता क्या है वो मैं अभी आपको एट दी एंड बताऊंगा कि इनमें क्या क्या डिटेल्स आती है। और फिर आता है तीसरा सीबीसी, कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग। कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग की जो जनरली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पेरेंट कंपनी की होती है, राइट। अगर आप पेरेंट कंपनी नहीं हो, ओनली यू आर द कंस्टिट्यूएंट एंटिटी, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको सीबीसी फाइल करने की जरूरत नहीं है। बट कुछ केसेस में आपको सीबीसी रिपोर्ट फाइल करने की जरूरत हो सकती है, वो मैं अभी आपको एट दी एंड बताऊंगा कि कब आपको रिक्वायरमेंट होगी। बट ये तीन आपको इंफॉर्मेशन एंड बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी होती है, लोकल फाइल, मास्टर फाइल और सीबीसी, कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग। अगर आप ये मेंटेन नहीं करते हो, अगर आपको मेंटेन करना है और अगर आप मेंटेन नहीं करते हो तो उस केस में 92C3 में हमने देखा था कि एओ आपका एएलपी डिटरमाइन कर सकता है। अब 92D बोलता है दिस बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंफॉर्मेशन एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू बी मेंटेन्ड। और अगर आपको फर्निश करने के लिए बोला जाए तो आपको फर्निश करना है। अगर आपने फर्निश नहीं किया विद इन 30 डेज, जब आपको नोटिस मिलता है उसके 30 दिन में अगर आप फर्निश नहीं करते हो तो क्या होगा, तो आपका एओ एएलपी डिटरमाइन कर लेगा, करेक्ट। चलो 92CE में मैंने आपको बता दिया था ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट के बारे में। आपको जो ट्रांसफर फॉर्म 3CEB में क्या होता है, आपको टीपी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना होता है 1 मंथ विद इन जो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है उसके 1 महीना पहले आपको अपना रिटर्न फाइल करना होता है। अब इसकी जो पेनल्टीज हैं वो हम देख लेते हैं।
ठीक है। सो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं पेनल्टीज में क्या है। 271 AA का पेनल्टी, ये कहता है फेलियर टू कीप एंड मेंटेन, फेलियर टू कीप एंड मेंटेन इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स एज पर सेक्शन 92D। इसमें मैं यहां सिंपल बोलूंगा टीपी स्टडी रिपोर्ट, ठीक है ना। अगर मान लो आप टीपी स्टडी रिपोर्ट कीप और मेंटेन नहीं कर रहे हो, राइट, तो उस केस में 2% ऑफ द ट्रांजेक्शन वैल्यू आपकी पेनल्टी हो जाएगी। फेलियर टू रिपोर्ट ट्रांजेक्शन, आप कोई ट्रांजेक्शन रिपोर्ट नहीं कर पाए, आपने कोई ट्रांजेक्शन किया बट आपने रिपोर्ट नहीं किया, फेलियर टू रिपोर्ट ट्रांजेक्शंस, तो उस केस में भी 2% ऑफ द ट्रांजेक्शन वैल्यू। और फेलियर टू मेंटेन और फर्निश करेक्ट इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स, आपको जो करेक्ट इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करना था बट आपने करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दिया, तो उस केस में 2% ऑफ द ट्रांजेक्शन वैल्यू आपकी पेनल्टी हो जाएगी 271 AA के अंदर। अब ये बोलता है फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू मास्टर फाइल, मास्टर फाइल, ठीक है ना। मास्टर फाइल का मैंने आपको बताया था क्या क्या कब आपको मास्टर फाइल सबमिट करनी होगी, वो हम देखेंगे एट दी एंड। अगर आप मान लो मास्टर फाइल फर्निश करने में, मास्टर फाइल फेल टू फर्निश इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू मास्टर फाइल, तो आपको 5 लाख रुपए का पेनल्टी लग जाएगा, राइट। ऊपर हमने क्या देखा था, फेलियर टू कीप एंड मेंटेन इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स एज पर सेक्शन 92D दैट इज रिलेटेड टू ट्रांसप्राइजिंग, राइट, टीपी स्टडी रिपोर्ट। और यहां फेल टू फर्निश इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू मास्टर फाइल, तो 5 लाख रुपए है, ठीक है। फेलियर टू फर्निश, वहां था कीप एंड मेंटेन, यहां है फर्निश इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स। अगर मान लो आपसे डिपार्टमेंट ने इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स मंगाई बट आपने नहीं दी, तो उस केस में 2% ऑफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू 271G के अंदर आपकी पेनल्टी लग जाएगी। 270BA में अगर आपको ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट रिपोर्ट जो आपके 3CEB ही है, ठीक है ना, फेलियर टू फर्निश रिपोर्ट ऑफ द CA एज पर 92E, जो 3CEB आपको सबमिट करना होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफाइड करके सबमिट करता है, अगर आपने वो नहीं किया तो 1 लाख रुपए की पेनल्टी आपको लग जाएगी। और 270A फेलियर टू रिपोर्ट एनी ट्रांजेक्शन वुड कंस्टिट्यूट मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन रिपोर्ट नहीं किया, अगर आपको ट्रांजेक्शन रिपोर्ट करना था बट आपने रिपोर्ट नहीं किया, तो दैट इज, एक तो आपकी पेनल्टी आ जाएगी 271AA के अंदर 2% ऑफ द ट्रांजेक्शन वैल्यू, और दूसरी आपकी 270A की पेनल्टी आ जाएगी फेलियर टू रिपोर्ट एनी ट्रांजेक्शन वुड कंस्टिट्यूट मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम, ठीक है ना, मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। और उसके कारण उस इनकम पे जो आपका टैक्स बनेगा उसका 200% पेनल्टी इंपोज कर दिया जाएगा, ठीक है। चलो अब कुछ छोटे छोटे से सेक्शंस और हैं, वो भी हम देख लेते हैं। तो हमने पूरी 92 की सीरीज हमने कंप्लीट कर दी है। एट दी एंड मैं पूरी सीरीज वापस आपको रिकॉल करा देता हूं, ठीक है। अब आता है सेक्शन 93। सेक्शन 93 बोलता है कि ट्रांसफर ऑफ इनकम टू नॉन रेजिडेंट। अब ये कहता है कि अगर मान लो आपकी फॉरेन में कोई एसेट्स है और उस फॉरेन की एसेट से आपको कोई इनकम आ रही है, और अगर आप रेजिडेंट हो तो होगा क्या, वो ग्लोबल इनकम आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगी, तो फॉरेन इनकम भी आपके लिए टैक्सेबल हो रही है। तो आप क्या जुगाड़ करते हो, आप क्या करते हो कि वो एसेट्स किसी नॉन रेजिडेंट को ट्रांसफर कर देते हो ताकि उसकी इनकम आपके लिए टैक्सेबल नहीं होगी। आप ऐसा कोई अरेंजमेंट करते हो ताकि वो असेट्स नॉन रेजिडेंट के नाम पे ट्रांसफर हो जाए, आपकी लाइबिलिटी वहां से उसकी इनकम नॉन रेजिडेंट को ट्रांसफर हो गए, नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल हो, राइट, मतलब नॉन रेजिडेंट के लिए ट्रीटमेंट होगी, और इंडिया में उस नॉन रेजिडेंट की इनकम पे टैक्स लगेगा नहीं, क्योंकि नॉन रेजिडेंट की सिर्फ और सिर्फ इंडिया इनकम पे टैक्स लगता है, तो उस इनकम पे नॉन रेजिडेंट को टैक्स लगेगा नहीं। तो आपने क्या करा, वो प्रॉपर्टी आपने नॉन रेजिडेंट को ट्रांसफर कर दी, और ऐसा कोई अरेंजमेंट करा फॉर द इमीडिएट और फॉर द फ्यूचर बेनिफिट, आपके लिए आपने कोई अरेंजमेंट करा विद दैट नॉन रेजिडेंट ताकि आपको इमीडिएट या फ्यूचर में कोई बेनिफिट हो, तो यहां पर एओ उसे उस इनकम को आपकी इनकम मान सकता है। अगर एओ को लगता है कि आपने कोई ऐसा अरेंजमेंट किया है, मान लो मेरी कोई एसेट थी दुबई के अंदर, मैंने दुबई की प्रॉपर्टी ओबामा साहब को ट्रांसफर कर दी, ठीक है। अब ओबामा साहब को अगर दुबई की प्रॉपर्टी से इनकम आती है तो इंडियन गवर्नमेंट को क्या लेना देना हो, ओबामा साहब इज नॉन रेजिडेंट, तो वो यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगी। लेकिन अगर मेरी प्रॉपर्टी होती तो टैक्सेबल हो रही थी, तो मेरे को मान लो उससे 40 लाख 50 लाख की इनकम हो रही थी, तो 50 लाख की इनकम पे मैंने टैक्स बचा लिया, और ओबामा साहब के साथ मैंने ऐसा अरेंजमेंट करा ताकि मेरे को फ्यूचर में या इमीडिएट मुझे उसका कोई बेनिफिट मिलता रहे, राइट। तो इस केस में एओ इस 50 लाख जो ओबामा साहब को जा रहे हैं वो मेरी इनकम मान सकते हैं। सो दिस इज सेक्शन 93। अब आता है सेक्शन 94A, स्पेशल प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन विद पर्सन लोकेटेड इन एनजेए। अगर आप एनजेए में लोकेटेड हो, नोटिफाइड जुडिशनल एरिया, अगर मान लो नोटिफाइड जुडिशनल एरिया मतलब वो एरियाज, वो कंट्रीज या वो एरिया जहां पर हम फॉरेन एक्सचेंज नहीं करना, मतलब सिंपल एनजेए किसे डिक्लेयर किया गया, इंडिया का कई सारी कंट्रीज के साथ एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट होता है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट होता है, राइट। अब मान लो कोई कंट्री बोलती है साहब हम इंडिया के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं करेंगे। अब अगर मान लो तुम मना कर देते हो कि हम इंडिया के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं करेंगे, तो इंडियन गवर्नमेंट उसे एनजेए डिक्लेयर कर सकती है।
लास्ट टाइम साइप्रस को एनजेए डिक्लेयर किया गया था, बट अभी साइप्रस ने रिक्वेस्ट करी तो उनका एनजेए हटा दिया गया। नाउ कोई भी एनजेए नहीं है। बट अगर मान लो कोई कंट्री एनजेए में आ जाती है तो डिपार्टमेंट, इंडियन गवर्नमेंट उसके लिए टाइट हो जाती है। इंडियन गवर्नमेंट बोलती है कि भैया अगर तुमने किसी एनजेए के आदमी के साथ ट्रांजेक्शन किया है तो यह मान लिया जाएगा कि तुमने एसोसिएटेड के साथ ट्रांजेक्शन किया है। मतलब ऑल्दो हम जानते हैं कि दैट इज नॉट योर रिलेटेड पार्टी, बट हम तो मान लेंगे दैट इज योर रिलेटेड पार्टी। और अगर वो रिलेटेड पार्टी है, मतलब योर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज है, तो हम ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन लगा देंगे। ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन कब लगते हैं? जब एसोसिएटेड के साथ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता है। ऑल्दो जो एनजेए में आप जिस बंदे के साथ कम कर रहे हो दैट इज योर अनरिलेटेड, उससे आपका कोई रिलेशन नहीं है, बट फिर भी हम आप पर ट्रांसफर प्राइसिंग लगा देंगे। और जब हम ट्रांसफर प्राइसिंग लगा देंगे तो सारे के सारे ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन लग जाएंगे, एक्सेप्ट 3% का जो टॉलरेंस बेनिफिट है वो आपको यहां पर नहीं मिलेगा। ठीक है ना। अब ये बोलता है कि अगर मान लो आप एनजेए को कोई पेमेंट करते हो तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपको 30% टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, आपको 30% टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। और अगर मान लो एसएससी को कोई पेमेंट रिसीव होता है फ्रॉम एनजेए, अगर एसएससी को एनजेए के किसी भी पर्सन से कोई पेमेंट रिसीव होता है तो एसएससी को डिक्लेयर करना पड़ेगा कि उस पर्सन के पास वो पैसा कहां से आया। अगर आप वो डिक्लेयर नहीं कर पाते हो, प्रूव नहीं कर पाते हो, तो एसएससी की इनकम मान लिया जाएगा, तो वो पैसा एसएससी की इनकम मान लिया जाएगा। चलो फिर आता है 94B, लिमिटेशन ऑफ इंटरेस्ट डिडक्शन इन सर्टेन केसेस। होता क्या है कि इंडिया की कोई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप मान लो, अगर मान लो यूएस का कोई कंपनी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो वो या तो इक्विटी रूट या डेब्ट रूट से इन्वेस्टमेंट कर सकती है। तो यहां पर जब लोग टैक्स अवॉइड करने के लिए इक्विटी रूट की बजाय डेब्ट रूट में जाने लग गए तो वहां पर 94B इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है ना। डेब्ट रूट में आने से हो क्या रहा था, एक तो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन को इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल रहा था और फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन को लोअर टैक्स रेट था। तो ये जुगाड़ कर रहे थे वो, उन्होंने डेब्ट रूट को अपना लिया। तो इसीलिए यहां पर लिमिटेशन ऑफ इंटरेस्ट डिडक्शन ये बोला है कि अगर आप अपनी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से लोन ले रहे हो या बोरोइंग ले रहे हो और उनको जो भी इंटरेस्ट पे कर रहे हो, वहां पर इन्होंने बोल दिया ईबिडा का 30% से ज्यादा इंटरेस्ट बेनिफिट नहीं दियागा। मान लो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन से, इंडिया की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने P&L अकाउंट में इंटरेस्ट दिखा रही है 100 करोड़ का। ठीक है ना, 100 करोड़ का। और यहां पर आपका ईबिडा जो है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, दैट इज 5,000 करोड़, दैट इज 2,000 करोड़। ठीक है ना। तो 2,000 करोड़ का 30% कितना होता है? 200 करोड़। 200 करोड़ का 30% होता है, दैट इज 60 CR। ठीक है ना, दैट इज 60 CR। एज पर ईबिडा का 30%, तो आपका ईबिडा है 200 करोड़, 200 करोड़ का 30% होता है 60 CR। तो आपको जो इंटरेस्ट अलाउड होगा ना वो 60 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा। तो जो इंटरेस्ट आपको अलाउड होगा दैट विल बी 60 CR, राइट। तो अगर मैं सिंपल सेंटेंस में बोलूं कि अगर आप एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस को अगर कोई भी इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो आपने एसोसिएटेड को जो इंटरेस्ट पे किया है वो ले लो, और ईबिडा का 30%, ठीक है ना, और 60 करोड़, अभी जो एग्जांपल लिया है, तो विच एवर इज लोअर, जो लोअर होगा वो आपको इंटरेस्ट बेनिफिट मिल जाएगा। मतलब ईबिडा का 30% से ज्यादा बेनिफिट आपको नहीं दिया जाएगा। यहां बोला गया है कि अगर मान लो आप एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से लोन ना ले रहे हो बट आप किसी दूसरे से लोन ले रहे हो, बट उस दूसरे को एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस ने क्या दिया है, डिपॉजिट दिया है या गारंटी दी है, तो वो भी मान लिया जाएगा कि आपने एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से ही लोन लिया है। मान लो मैंने एचएसबीसी हांगकांग से लोन लिया है ना, मैंने एचएसबीसी हांगकांग से लोन लिया और एचएसबीसी हांगकांग से मान लो मैंने 10 करोड़ का लोन लिया। ठीक है, अब मेरा जो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है उसने क्या करा, एचएसबीसी को 15 करोड़ का डिपॉजिट दे दिया या 10 करोड़ लोन की गारंटी दे दी। तो ये जो 10 करोड़ का लोन मेरे को एचएसबीसी से मिला है ये मान लिया जाएगा कि मेरे को एसोसिएटेड से मिला है, और इस पे जो मैं इंटरेस्ट पे करूंगा उस पे भी ये क्लॉज एप्लीकेबल हो जाएगा। लेट्स अज्यूम यहां पर मेरे को 15 करोड़ का डिपॉजिट ना देकर उन्होंने 7 करोड़ का ही डिपॉजिट दिया होता, तो उस केस में क्या होता, 7 करोड़, मैचिंग कंसेप्ट 10 करोड़ और 7 करोड़। यहां पर देखो मेरी जो एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है उसने 7 करोड़ एचएसबीसी को दिए और एचएसबीसी ने 10 करोड़ का लोन मुझे दे दिया। मतलब इनडायरेक्टली ये 7 करोड़ का जो लोन आ रहा है एचएसबीसी से वो तो मेरी एसोसिएटेड नहीं दिया इनडायरेक्टली। तो विच एवर इज लोअर, 10 और 7, मैचिंग कंसेप्ट, राइट। अगर मान लो, ये समझना, वापस समझना, अगर मैं मान लो मैं इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन हूं, लेट्स अज्यूम, आपको प्रॉपर समझा रहा हूं ताकि बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। दिस इज इंडिया का
ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिया का एंटरप्राइजेस, ठीक है। अब मान लो मेरा हांगकांग में एक एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है, दिस इज माय एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, ठीक है। अब मैं एक तो यहां से लोन लेता, डायरेक्ट यहां से लोन लेता, तब तो आप मेरे पे 94 ए इंपोज कर देते, ठीक है ना, 94 बी, सॉरी 94 बी लिमिटेशन ऑफ इंटरेस्ट आप मुझ पे इंपोज कर देते। बट अब मैंने क्या किया, मैंने HSBC हांगकांग को बोला, HK एंटरप्राइजेस ने इसको बोला कि देख भाई, हम तेरे को 7 करोड़ का डिपॉजिट दे रहे हैं, हम तेरे को 7 करोड़ की FD दे रहे हैं, ऐसा कर तू इसको लोन दे दे 10 करोड़ का, ठीक है ना, ये वाला ट्रांजेक्शन या नहीं है, ठीक है। अब यहां से 7 करोड़ की FD इन्होंने यहां दी और इन्होंने मेरे को 10 करोड़ का लोन दे दिया, तो मैचिंग कंसेप्ट, मतलब 7 करोड़ का लोन तो इनडायरेक्टली यहां से घूम के यहां आया है, तो 7 करोड़ के इंटरेस्ट, 7 करोड़ के लोन पे जो इंटरेस्ट होगा वहां पर सेक्शन 94B इंपोज हो जाएगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। बट अगर यहां 17 करोड़ की FD दी होती और मुझे 10 करोड़ का लोन मिलता, तो फिर पूरा का पूरा अमाउंट, क्योंकि पूरा का पूरा अमाउंट मतलब 10 करोड़ रुपए विल बी माई 10 करोड़ का जो इंटरेस्ट है वो ये 10 करोड़ का जो लोन है वो ये मान लिया जाता है कि मुझे एसोसिएटेड से ही मिला है। आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस इज द 94B का कंसेप्ट। अब आता है 92BA, स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शंस। ये कहता है एनी ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, दिस विल बी 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है ना। एनी ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, ये कहता है अगर आपने डोमेस्टिक, ये देखो स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन मतलब क्या होता है कि इंडिया की एक ए लिमिटेड है जिसको 10AA का बेनिफिट मिलता है, ठीक है ना, 10AA का बेनिफिट मिलता है। देखो इसको समझो आप, अब इंडिया का 10AA का बेनिफिट मिलता है तो उसका जितना भी P&L होगा मान लो उसका 100% डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है ना। तो अब ये क्या करती है, अपनी सेल्स टू इंटर यूनिट, ठीक है ना, अपनी सेम, मतलब ए लिमिटेड क्या करती है, अपनी कोई सिस्टर कंसर्न है ना जो कनेक्टेड है, जो बी लिमिटेड जिसको 10AA का बेनिफिट नहीं मिलता है या कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है, कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है, तो ये क्या करती है, ये ए लिमिटेड बी लिमिटेड को माल सेल करती है, कितना, 10 लाख रुपए का माल सेल करती है 1 करोड़ के अंदर, 10 लाख रुपए का माल सेल करती है 1 करोड़ में। तो एक्चुअली सेल्स प्राइस होनी चाहिए कितनी, 10 लाख रुपए, बट आप कितने दिखा रहे हो, 1 करोड़। P&L इसका 90 लाख से बढ़ जाएगा तो इसको तो फर्क ही नहीं पड़ना है, ए लिमिटेड को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना है क्योंकि उसको तो पूरा का पूरा डिडक्शन मिल रहा है 10AA का। लेकिन बी लिमिटेड को यहां पर एडवांटेज हो रहा है, बी लिमिटेड अगर परचेज 10 लाख रुपए दिखाती तो उसका प्रॉफिट ज्यादा होता, अब 10 लाख की जगह वो 1 करोड़ दिखा रही है तो प्रॉफिट 90 लाख से कम हो गया। तो यहां पर आप टैक्स में जुगाड़ कर रहे हो, तो यहां पर इन्होंने बोल दिया स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन की कैटेगरी में डाल दिया कि बोले अगर तुम्हारा जो इंटर यूनिट ट्रांजेक्शन कर रहे हो अगर मान लो वो 20 करोड़ से ज्यादा है तो उसे स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन की कैटेगरी में ले लेंगे और उस पर हम ट्रांसफर प्राइसिंग लगा देंगे, राइट। तो एनी ऑफ the following transaction where the aggregate value of such transaction in the previous year is more than 20 crores, right, more than 20 करोड़। तो एक तो चैप्टर 6 की जो इनकम बेस्ड डिडक्शन मिलती है वो यूनिट किसी और को ट्रांसफर कर रही हो, या आपको 10AA का डिडक्शन मिल रहा है आप किसी और को ट्रांसफर कर रहे हो, राइट, क्योंकि आपके लिए तो इनकम टैक्सेबल होनी नहीं है बट दूसरे को बेनिफिट दे रहे हो आप, राइट, या आप पे कंसेशनल टैक्स बेनिफिट मिलता हो, आपको कंसेशनल टैक्स बेनिफिट मिलता हो और दूसरे को नहीं मिल रहा है, आपकी दूसरी यूनिट को नहीं मिल रहा हो तो आप वहां ट्रांसफर कर रहे हो, राइट। तो ये देखो इन्होंने क्या बोला है, इंटर यूनिट ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो सेक्शन 80A के अंदर आती है, इंटर यूनिट ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो 80IA 8 के अंदर आती है, 80IA 10 के अंदर आती है, 80IA 8 और 10 में अप्लाई होती है, और बिजनेस ट्रांजैक्शन बिटवीन द असेसी एंड क्लोजली कनेक्टेड पर्संस जो 115 BAB में आता है। मतलब BAB वाला क्या कर रहा है, जिसको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है वो अगर दूसरी यूनिट को दे रहा है जिसको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है, तो उस केस में अगर 20 करोड़ से ज्यादा ट्रांजेक्शन है तो उसे स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन की कैटेगरी में ले लेंगे, और जब स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन की कैटेगरी में आ जाएगा तो ट्रांसफर प्राइसिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। चलो अब एट द एंड हम देख लेते हैं व्हाट इज द मास्टर फाइल एंड व्हाट इज द कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग। यस, तो अभी हम देखेंगे मास्टर फाइल और CBC कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूं कि किसको मास्टर फाइल किसको सबमिट करना होता है और किसको कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग सबमिट करना होता है, राइट। चलो मैंने जैसे आपको बताया था कि मान लो मैं जिस कंपनी के अंदर था दैट इज पिटनी बाउस, MNC फॉर्च्यून 500 में आती थी पिटनी बाउस, और हमारी होल्डिंग कंपनी हुआ करती थी पिटनी बाउस इनकॉर्पोरेशन USA, और हमारी कई जगह सब्सिडीज हुआ करती थी, जैसे इंडिया में थी तो पिटनी बाउस इंडिया, ठीक है ना, पिटनी बाउस ऑस्ट्रेलिया, पिटनी बाउस अफ्रीका, पिटनी बाउस UK, राइट। तो हमारी अराउंड 70 कंट्रीज के अंदर सब्सिडीज हुआ करती थी, मतलब हुआ करती है, राइट। बट right now I am not associated with this
कंपनी, बट मैं पहले जब काम करता था आई वाज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर द पुणे ऑफिस, ठीक है। सो उस समय हम पूरा ट्रांसफर प्राइसिंग की सारी चीजें इंप्लीमेंट करते थे। तो उसके एग्जांपल से मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी जो पेरेंट कंपनी थी दैट इज द पिटनी बाउस इनकॉर्पोरेशंस। तो यहां पर क्या होता है, मास्टर फाइल। सो ये जो पिटनी बाउस इनकॉर्पोरेशन है दैट इज द पेरेंट एंटिटी एंड ऑल दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी, ठीक है ना, ये सारी क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी। अब पिटनी बाउस इंडिया कहां पर है, इंडिया में है। तो पिटनी बाउस इंडिया में है, तो इंडिया में इसको क्या करना पड़ेगा, इंडिया में इसको मास्टर फाइल सबमिट करनी पड़ेगी, राइट। इंडिया में इसको मतलब हर कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी को अपने अपने कंट्री में करनी होती है। तो इंडिया बोलता है भाई हमें अपने से मतलब है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं हमें मतलब नहीं है। तो इंडिया में पिटनी बाउस इंडिया को मास्टर फाइल देनी पड़ेगी। मास्टर फाइल में क्या आता है, ग्रुप की एक इंफॉर्मेशन आती है। देखो मास्टर फाइल में क्या आता है, देखो ऑल एंटिटीज ऑफ द इंटरनेशनल ग्रुप विद देयर एड्रेस, कि उनका एड्रेस क्या है, लीगल स्टेटस क्या है, ऑनरशिप स्ट्रक्चर क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस है, उनका क्या बिजनेस मॉडल है। सो दीज बेसिक डिटेल्स कवर्ड अंडर द मास्टर फाइल। सो हर कंस्टिट्यूट एंटिटी को इंडिया में जो भी कंस्टिट्यूट एंटिटी अगर वो पेरेंट एंटिटी है या नहीं है, राइट, तो उसको अपनी मास्टर फाइल सबमिट करनी होती है, मतलब अपने ग्रुप के बारे में बताना होता है, ठीक है ना। अब ये मास्टर फाइल सबमिट करना कब जरूरी है, हमने देखा था कि अगर कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 500 करोड़ से ज्यादा हो एज पर दी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, जो भी पेरेंट कंपनी का अकाउंटिंग ईयर उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। अगर कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 500 करोड़ से ज्यादा है और एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन 50 करोड़ से ज्यादा है और इंटेंजिबल से रिलेटेड है तो 10 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है ना, तो वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो यस आपको मास्टर फाइल करना जरूरी है, ठीक है ना। अब आता है कि मास्टर फाइल जो आपको सबमिट करनी पड़ेगी फॉर्म 3CEAA, ठीक है ना। यहां पर दो पार्ट होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 तो सभी के लिए कंपलसरी है, चाहे आप ये लिमिट जो स्पेसिफाइड लिमिट है ये फुलफिल करो या ना करो। पार्ट ए तो आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा और पार्ट बी आपको तभी करना पड़ेगा जब आप ये जो स्पेसिफाइड लिमिट अगर आप फुलफिल कर देते हो तो यस आपको पार्ट बी भी फुलफिल करना पड़ेगा, ठीक है। अब आता है कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग। अगर मान लो आपकी एंटिटी, आपकी इंडिया के अंदर एक से ज्यादा कंस्टिट्यूट एंटिटी है तो किसी एक को डेजिग्नेटेड करना पड़ेगा हु विल फाइल दी मास्टर फाइल, ठीक है ना। अब आता है कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग क्या होता है। देखो अभी जैसे हमारा एग्जांपल है पिटनी बाउस इनकॉर्पोरेशन यूएसए, राइट, तो इट्स और पेरेंट कंपनी। कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग बेप्स के अकॉर्डिंग लाया गया था। बेप्स के जो एक्शन प्लान थे उसके अकॉर्डिंग कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग कंसेप्ट्स को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि लोग जो जुगाड़ करते थे, टैक्स अवॉइडेंस की प्लानिंग करते थे, उसको कम किया जा सके। क्योंकि जब हमारे पास सारी ग्रुप की एक साथ इंफॉर्मेशन होगी, कौन किसको माल बेच रहा है, कितना माल बेच रहा है, कौन कितना खरीद रहा है, वहां क्या प्राइस हो रही है, रेवेन्यू कितना है, ये सारी डिटेल जब हमारे पास होगी तो ईजी आइडेंटिफाइड करना ईजी हो जाएगा कि कोई जुगाड़ तो नहीं हो रहा है, राइट। तो हर कंट्री में आपको सीबीसी रिपोर्ट सबमिट करना होता है। लेकिन सीबीसी रिपोर्ट में उन्होंने ये बोला कि अगर मान लो सबसे पहली प्राइमरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज द पेरेंट कंपनी की या अल्टरनेटिव एंटिटी की, पेरेंट एंटिटी या अल्टरनेटिव एंटिटी। पेरेंट एंटिटी मतलब क्या हो गई, पिटनी बाउस इनकॉर्पोरेशन। अगर मान लो पिटनी बाउस इनकॉर्पोरेशन बोलती है कि नहीं यार मैं सीबीसी सबमिट नहीं करूंगी, मैं यूके को ऑथराइज कर रही हूं टू फाइल सीबीसी, ठीक है ना, तो यूके इज द अल्टरनेट एंटिटी जो सीबीसी रिपोर्ट फाइल करेगी। तो ये सीबीसी रिपोर्ट कहां फाइल की जाती है। अब जैसे मान लो अगर मान लो पेरेंट कंपनी को ही करना है तो पेरेंट कंपनी अपने यूएस डिपार्टमेंट को, यूएस गवर्नमेंट को सबमिट कर देगी अपनी सीबीसी रिपोर्ट, ठीक है ना। तो इंडिया की और ये जो दूसरी कॉन्स्टिट्यूटेड एंटिटी है उनको अपनी सीबीसी रिपोर्ट अपने देश में फाइल करने की जरूरत नहीं है, बट इनको बताना पड़ेगा कि सर वी आर नॉट द पेरेंट एंटिटी एंड वी आर नॉट द अल्टरनेट एंटिटी, मतलब हमारी सीबीसी रिपोर्ट करने की कोई सबमिट करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हमारी जो होल्डिंग कंपनी है ना पिटनी बाउस इनकॉर्पोरेशन, वो सीबीसी रिपोर्ट अपने यूएस में सबमिट करेगी, वो वहां पर यूएस में सबमिट करेगी। तो इंडियन डिपार्टमेंट क्या करेगा, यूएस डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट सीबीसी रिपोर्ट गैदर कर लेगा, राइट। बट अगर मान लो इंडियन गवर्नमेंट को पिटनी बाउस यूएसए से इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती, मतलब यूएस डिपार्टमेंट से सीबीसी रिपोर्ट नहीं मिलती है, पिटनी बाउस ने यूएस डिपार्टमेंट को सबमिट कर दी, राइट, और यूएस डिपार्टमेंट से अगर इंडियन गवर्नमेंट को नहीं मिलती है तो इंडिया गवर्नमेंट पिटनी बाउस इंडिया को पकड़ लेगा, बोले तुमको सबमिट करनी पड़ेगी, तुमको ये रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसके बारे में मैं एक बार आपको बता देता हूं कि इसमें होता क्या क्या है। सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि सीबीसी में क्या क्या डिटेल्स आती है, किसको सबमिट करना है और क्या ड्यू डेट्स हैं। दिस रिपोर्ट हैज कंप्लीट डिटेल ऑफ द इंटरनेशनल ग्रुप,
ठीक है ना, इंक्लूडिंग एग्रीगेट इंफॉर्मेशंस, रेवेन्यू क्या है, प्रॉफिट कितना है, इनकम टैक्स कितना है, उनका कैपिटल कितना है, अर्निंग्स कितनी है, एम्प्लॉयज कितने हैं, असेट्स कितनी है, सारी नेचर ऑफ द बिजनेस ऑफ ऑल द कंस्टिट्यूट एंटिटीज, कहां कहां पर उनकी एंटिटीज है, उनका कितना कितना रेवेन्यू है, वो सारी डिटेल, कंप्लीट डिटेल आ जाती है। मतलब मैं एक बोल सकता हूं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही आ गया एक प्रकार से, राइट। अब ये बोलता है कि जो भी पेरेंट एंटिटी होती है ना, अगर मान लो इंडिया के अंदर ही पेरेंट एंटिटी है तो इंडिया की जो पेरेंट एंटिटी है उसको कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग सबमिट करनी पड़ेगी, क्योंकि प्राइमरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज पर दी बैप्स दैट इज द पेरेंट कंपनी का है, राइट। तो पेरेंट कंपनी को अपनी सीबीसी रिपोर्ट फाइल करनी होगी, कहां पर, इंडियन गवर्नमेंट को, ठीक है ना, इंडियन डिपार्टमेंट को। देयर रिपोर्ट जनरली टू सबमिट बाय द पेरेंट एंटिटी ऑफ द इंटरनेशनल ग्रुप टू द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी इन इट्स कंट्री ऑफ रेजिडेंस। दिस रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इफ पेरेंट एंटिटी और अल्टरनेट एंटिटी इज रेजिडेंट इन इंडिया, मान लो इंडिया की जो, या मान लो पिटनी बाउस ने इंडिया को बोल दिया कि दिस इज द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, ये हमारी सीबीसी रिपोर्ट फाइल करेगी, तो अगर हम क्या है, पेरेंट एंटिटी नहीं है बट वी आर द अल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी, तो हमें सीबीसी इंडियन गवर्नमेंट को सबमिट करना पड़ेगा। देन दे नीड टू फर्निश 3CEAD के अंदर एक फॉर्म है 3CEAD, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको अपना सीबीसी रिपोर्ट फाइल करना पड़ेगा विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट अकाउंटिंग ईयर। जो आपका अकाउंटिंग ईयर क्लोज होता है उस क्लोज से, मान लो 22-23 आपका अकाउंटिंग ईयर है, तो 31 मार्च 2023 से 12 महीने के अंदर आपको अपनी सीबीसी रिपोर्ट फाइल करनी पड़ेगी, ठीक है ना। इफ ग्रुप रेवेन्यू, और ये तभी आपको फाइल करनी पड़ेगी जब आपका ग्रुप रेवेन्यू 6400 करोड़ से ज्यादा हो, ठीक है ना। और रेवेन्यू आईएनआर में कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, अगर मान लो यूएस बेस्ड कंपनी है तो सिंपल है, लास्ट अकाउंटिंग ईयर की जो लास्ट डेट की टीडीबीआर है उसके अकॉर्डिंग आपको कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो इंडियन कंपनी जैसे पिटनी बाउस इंडिया, अगर ना तो पेरेंट एंटिटी है ना अल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी है, तो उसको सीबीसी रिपोर्ट फाइल करने की जरूरत नहीं है, बट उसको फाइल करने की जरूरत हो जाएगी, जरूरत पड़ जाएगी, मतलब उसको फाइल करना पड़ेगा इफ, देखते हैं। तो पहला तो उसे कब जरूरत नहीं है, राइट, लेकिन उसे बताना पड़ेगा डिपार्टमेंट को। तो इफ इट नोटिफाई टू द आईटी अथॉरिटी इन फॉर्म 3CEAC, इंडियन जो पिटनी बाउस इंडिया है उसको बताना पड़ेगा, सर वी आर नॉट पेरेंट एंटिटी, वी आर नॉट अल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी, हमें सीबीसी रिपोर्ट फाइल करने की जरूरत नहीं है, बट इंडियन गवर्नमेंट को बताना तो पड़ेगा, यस, एटलीस्ट 2 मंथ प्रायर ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ द सीबीसी रिपोर्ट। सीबीसी रिपोर्ट फर्निश करने की जो ड्यू डेट होती है उससे 2 महीना पहले, एटलीस्ट 2 मंथ पहले उनको बताना पड़ेगा, राइट, स्टेटिंग कि दैट ना तो वो अल्टरनेट एंटिटी है और ना ही वो पेरेंट एंटिटी है, मतलब उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सीबीसी रिपोर्ट फाइल करने की, ताकि आपकी जब इंफॉर्मेशन आ जाएगी तो इंडियन गवर्नमेंट रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से, मतलब यूएस डिपार्टमेंट या जो भी ऑस्ट्रेलिया डिपार्टमेंट या यूके डिपार्टमेंट, वहां से सीबीसी रिपोर्ट कलेक्ट कर लेगा। बट अगर मान लो आपने बता भी दिया और इंडियन गवर्नमेंट को वहां से रिपोर्ट नहीं मिल रही है, ठीक है ना, देखो, इफ पेरेंट एंटिटी ऑफ ग्रुप इज रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री एंड दैट कंट्री नॉट ऑब्लिगेटेड टू फाइल सीबीसी रिपोर्ट। मान लो पेरेंट कंपनी पिटनी बाउस ने यूएसए के अंदर, पिटनी बाउस इनकॉर्पोरेशन जो यूएसए की है, यूएसए में लॉ ही नहीं है ऐसा कोई, क्योंकि कोई सीबीसी का कोई लॉ ही नहीं है। अब लॉ ही नहीं है, नॉट ऑब्लिगेटेड टू फाइल सीबीसी रिपोर्ट, तो वहां क्यों फाइल करेगी पिटनी बाउस इनकॉर्पोरेशन, करेगी नहीं। अब जब करेगी नहीं तो इंडियन गवर्नमेंट वहां से कहां से कलेक्ट कर पाएगी, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इस सिचुएशन में पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है। तो अगर इस सिचुएशन में पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो इंडियन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको सीबीसी रिपोर्ट फाइल करनी पड़ेगी, दैट्स इट। दूसरा, डज नॉट हैव एग्रीमेंट विद इंडिया। अब वो कहता है, यूएस वाला बोलता है सर हमारे पास सीबीसी रिपोर्ट है तो सही, लेकिन हमारा इंडिया के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है, हम तो नहीं देंगे हिंदुस्तान गवर्नमेंट को। तो उस केस में इंडिया की जो पिटनी बाउस इंडिया है उसको फाइल करनी पड़ेगी सीबीसी रिपोर्ट, ठीक है ना, इवन दो दे आर नॉट पेरेंट एंटिटी और दे आर नॉट अल्टरनेटिव रिपोर्टिंग एंटिटी, ठीक है। और तीसरा, नॉट एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद इंडिया ड्यू टू सिस्टमैटिक फेलियर। मान लो अग्रीमेंट भी है, ऑब्लिगेशंस भी है, बट ड्यू टू सिस्टमैटिक फेलियर अब उनको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। आपने, इंडियन गवर्नमेंट ने उनको बोल दिया सर सीबीसी रिपोर्ट दे दो, बट वो रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे, दैट इज सिस्टमैटिक फेलियर। तो उस केस में इंडिया की जो पिटनी बाउस इंडिया की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको अपनी डिपार्टमेंट को सीबीसी रिपोर्ट फाइल करना पड़ेगा, इवन दो दे आर नॉट पेरेंट एंटिटी और दे आर नॉट अल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी। सो इन दैट केस ए और बी के अंदर तो क्या है, विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, और सी वाले केस में क्या है, जब सिस्टमैटिक फेलियर आइडेंटिफाइड होता है उस मंथ से 6 महीने के अंदर, ठीक है। सो आपको ये रिपोर्ट फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। इफ मोर देन 1 रेजिडेंट कॉन्स्टिट्यूट एंटिटी ऑफ ग्रुप जिनको सीबीसी फाइल करना है तो 3CEA में एक को रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाएगा कि भैया एक पेरेंट एंटिटी, मान लो हमारी जैसे मान लो इंडिया में 2 ऑर्गेनाइजेशन है, पिटनी बाउस इंडिया और पिटनी बाउस सॉफ्टवेयर इंडिया, तो दोनों में से किसी एक को ऑथराइज किया जाएगा जो सीबीसी रिपोर्ट फाइल करेगी,
ऑन बिहाफ ऑफ पिटनी बॉस, इनकेस अगर उनको फाइल करना होता है तो, ठीक है ना। अब ये क्या बोलता है कि अगर आपने सीबीसी रिपोर्ट की कंडीशंस अगर फुलफिल नहीं करी तो कुछ पेनल्टीज हैं, तो वो पेनल्टीज अपन देख लेते हैं। ये बोलता है पेनल्टी फॉर नॉट फर्निशिंग रिपोर्ट अंडर सेक्शन 286। अगर मान लो नॉट फर्निशिंग अप टू ए मंथ, अगर आपने नॉट फर्निशिंग रिपोर्ट अंडर सेक्शन 286, सेक्शन 286 सीबीसी रिपोर्ट फाइल करने को बोलता है कि भैया आपको सीबीसी रिपोर्ट फाइल करनी पड़ेगी, राइट। सारी सिचुएशन मैंने आपको बता दी कि कब इंडियन, अगर इंडियन एंटिटी पेरेंट एंटिटी है और रिपोर्टिंग एंटिटी है, अल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी है, तो यस उसको अपनी सीबीसी रिपोर्ट फाइल करनी पड़ेगी। और अगर मान लो वो ना तो पेरेंट एंटिटी है ना रिपोर्टिंग एंटिटी है, बट इंडियन गवर्नमेंट को वहां से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, वो 3 कारण मैंने आपको बताए थे, तो उस कारण से इंडियन जो एंटरप्राइजेज है, इंडियन जो एंटिटी है, उसको अपनी सीबीसी फाइल करना पड़ेगा। अगर उसको इंडियन सीबीसी फाइल करना है और उसने नहीं किया अप टू ए मंथ, जो ड्यू डेट थी उसके 1 महीने तक उसने नहीं किया, तो 5,000 रुपए पर डे। ये कहता है कि बियॉन्ड 1 मंथ, 1 महीने के बाद भी उन्होंने फाइल नहीं किया, तो पहले 1 महीने तक तो 5,000 रुपए पर डे था, उसके बाद में 15,000 रुपए पर डे हो जाएगा, 1 महीने के बाद में 15,000 रुपए पर डे हो जाएगा। और आपको ऑर्डर सर्व कर दिया गया, आपको ऑर्डर सर्व कर दिया गया, फिर भी आपने सीबीसी फाइल नहीं करी, तो जब ऑर्डर सर्व हुआ उसके अगले दिन से 50,000 रुपए पर डे की पेनल्टी आप पे लगना शुरू हो जाएगी। ये था 271 GB 1 और 3। अब ये है 271 GB 2 के अंदर, पेनल्टी फॉर नॉट फर्निशिंग इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स। पेनल्टी फॉर नॉट फर्निशिंग, मान लो अगर डिपार्टमेंट आपसे कोई भी मांगता है, कोई भी चीज मांगता है, इवन हो सकता है मास्टर फाइल, सीबीसी फाइल की कोई इंफॉर्मेशन, मान लो डिपार्टमेंट को कोई क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड है, उन्होंने बोला भैया सीबीसी से रिलेटेड हमें ये इंफॉर्मेशन दो, या मास्टर फाइल से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन दो, व्हाटएवर जो भी वो आपसे मांगता है, और अगर आप नहीं देते हो, फेलियर टू प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन बिफोर प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी विद इन द पीरियड अलाउड, आपको जो टाइम दिया था उस टाइम तक अगर आप मान लो वो इंफॉर्मेशन या डिटेल्स फर्निश नहीं करते हो, तो 5,000 रुपीज पर डे आप पे पेनल्टी लगेगी, ठीक है ना। और कंटिन्यू अगर आपका डिफॉल्ट रहता है आफ्टर सर्विंग द ऑर्डर, आपको ऑर्डर दे दिया गया फिर भी आपका डिफॉल्ट कंटिन्यू है, तो 50,000 रुपए पर डे की पेनल्टी इंपोज की जाएगी। बट यहां इन्होंने बोला है कि अगर पेनल्टी फॉर, देखते हैं, रुको 2 मिनट, ये वाला अलग है एक पॉइंट। चलो, रिलेटेड टू पेनल्टी, ये है वेवर का, कि आपकी वेव हो जाएगी इफ जेन्युइन रीजन इज देयर। बट पहले हम 271 GB 4 देख लेते हैं। पेनल्टी फॉर सबमिशन ऑफ इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन इन द सीबीसी रिपोर्ट, अगर आपने इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे दी है, राइट, penalty for submission of inaccurate information in the CBC report, if the reporting entity has provided any inaccurate information in the report, then penalty would be 5 lakh rupees if the entity has a knowledge, उनको पता था कि हम डेटा इनएक्यूरेट दे रहे हैं फिर भी दे दिया, तो 5 लाख रुपए की पेनल्टी हो जाएगी। अगर उनको बाद में पता पड़ा लेकिन उन्होंने बाद में भी करेक्शन नहीं किया, बाद में भी इंटीमेट नहीं किया, तो भी, राइट। द एंटिटी फर्निशिंग इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन इन रिस्पांस टू नोटिस, अगर मान लो डिपार्टमेंट ने बोला कि भैया तुम्हारी ये डिटेल सही नहीं है, उसके बाद भी उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं किया, इनएक्यूरेट डिटेल्स ही देते हैं, तो 5 लाख रुपए की क्या हो जाएगी, इन पे पेनल्टी लग जाएगी 271 GB के अकॉर्डिंग। अब आता है 273B, ये कहता है कि अगर मान लो ये जो कंप्लाइंसेस है, अगर रीजनेबल कॉज इज देयर, कि ये जो कंप्लाइंसेस पूरे नहीं हुए बट देयर आर सम रीजनेबल कॉज की इस कारण से वो नहीं कर पाए, तो ये सारी पेनल्टीज वेव की जा सकती है। नॉन लेवी ऑफ द पेनल्टी इफ रीजनेबल कॉज ऑफ फेलियर इज प्रूव्ड, ठीक है ना। अगर आप प्रूव कर देते हो कि सर देयर आर सम रीजनेबल कॉज, उस कारण से हम ये कंप्लायंस फुल नहीं कर पाए, तो यस आपकी पेनल्टी वेव की जा सकती है 273B के। चलो, सो अब एक बार फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं अभी तक जो हमने सेक्शंस देखे हैं। मैंने आपको सेक्शन सारे बता दिए हैं। टीपी के अंदर हमने क्या देखे हैं, सेक्शन 92, सेक्शन 93, 94। तो सबसे पहले हम सेक्शन 92 में आते हैं, दैट इज द चार्जिंग सेक्शन, दैट इज चार्जिंग सेक्शन। फिर आपका 92A आता है एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, 92B आता है आपका इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस, ठीक है। 92C आता है कि अगर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के साथ में इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होता है तो यस आपको ALP कंप्यूट करनी पड़ती है, तो मेथड्स आते हैं। 92C1 और 92C2 के अंदर मोर देन वन ALP अगर है तो क्या होगा। फिर हमने क्या देखा था, 92C3 में 92C3 के अंदर ALP डिटरमाइंड बाय AO, और 92CA में रेफरेंस टू TPO, अगर ALP डिटरमाइन करने के लिए रेफरेंस किया जा सकता है। 92C4 प्राइमरी एडजस्टमेंट, आपको 10AA और इनकम बेस्ड डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, प्राइमरी एडजस्टमेंट, ठीक है ना। 92C
ई सेकेंडरी एडजस्टमेंट, ठीक है ना। फिर 92 उसके लिए हमने देखा था सी बी सेफ हार्बर रूल, सेफ हार्बर रूल। और 92 सी सी और सी डी एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट और इफेक्ट ऑफ एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देख लिया था। फिर 92 डी डॉक्यूमेंटेशन हमने देख लिया था, लोकल फाइल, मास्टर फाइल और सीबीसी, ठीक है। 92 ई हमने देख लिया था कि आपको ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट सबमिट करनी होती है आपकी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट की एटलीस्ट 1 महीना पहले, मतलब 31 अक्टूबर तक, ठीक है ना, टीपी रिपोर्ट, ठीक है। फिर हमने 93 ए देख लिया, 94 ए एनजेए वाला देखा, ठीक है ना। 93 ए में हमने देख लिया कि अगर आप नॉन रेजिडेंट को इनकम ट्रांसफर करते हो, ठीक है ना, कोई एसेट्स ट्रांसफर करके आप इनकम ट्रांसफर कर रहे हो ताकि आप टैक्स बचा सको। 94 बी हमने देख लिया था, लिमिटेशन ऑन इंटरेस्ट, लिमिटेशन ऑन इंटरेस्ट। सो आई होप दिस इज क्लियर। और फिर हमने मास्टर फाइल सीबीसी फाइल देख लिया था और उनके साथ में पेनल्टीज हमने यहाँ पर देख ली थी। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरीज रहती है तो यस आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं। सेशन कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा कमेंट के जरिए, और अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प कर सके। थैंक यू।